करने वाले हम जनवरी के करंट अफेयर्स। ऑफ ऑल जैसा कि कल किया था उसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम जनवरी के अंदर राजस्थान के करंट अफेयर्स को देखेंगे, राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। देन आफ्टर स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड फिर नेशनल और जो भी रिमेनिंग है। ओके, उषा शर्मा जी को क्या बनाया गया अपना चीफ सेक्रेटरी। इससे पहले कौन थे? निरंजन आर्य जी को क्या बना दिया गया अब? चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार। किनका? सीएम का मुख्य सलाहकार बना दिया गया। देखिए, ये एक काइंड ऑफ ट्रेडिशन है कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, जो मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी रहे होते हैं, वही ज्यादातर क्या बना दिए जाते हैं फिर मुख्य सलाहकार। ऐसा क्यों होता है? बॉन्डिंग। आप लोगों को पता होगा कि मुख्य सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं, ब्रॉडली क्या क्या कार्य करता है एक मुख्य सचिव। अब की बार मेंस में क्वेश्चन भी आया था। मुख्य सचिव, देखिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मुख्य सचिव नहीं करता है। जितना भी होता है सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितना भी होता है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन संबंधी कार्य क्या हो सकते हैं? प्रशासन संबंधी कार्य होते हैं योजनाओं को बनाना, योजनाओं को क्रियान्वित कितना किया जा रहा है उसकी स्टेटस रिपोर्ट लेना, उसके बाद में कोई जो योजना जरूरी नहीं है उसको हटाना, ये सब चीजें देखना, प्लस जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं राजस्थान के अंदर उन सभी का अपॉइंटमेंट, उन सभी का ट्रांसफर, ये सारे के सारे प्रशासनिक कार्य किसके अंडर किए जाते हैं? मुख्य सचिव के अंदर किए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका। एक सेकंड रुकना। तो एग्जीक्यूटिव में कौन से कार्य आते हैं इनके? कार्यपालिका के तहत इनके कार्य आते हैं बजट बनाना। देखिए, बजट का कार्य जो होता है, जो मुख्यमंत्री महोदय हमारे पेश करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात ध्यान दी कि केंद्र में तो वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री महोदय बजट पेश करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ही क्या हैं? वित्त मंत्री हैं, वो वित्त मंत्रालय भी संभालते हैं। और ऐसा क्यों होता है? आपने कभी अलग से किसी स्टेट में अलग से वित्त मंत्रालय क्यों नहीं देखा? होल्डिंग द पावर पे होल्ड बना के रखना। एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री के पास में प्रधानमंत्री की तरह करने के लिए इतने ज्यादा वास्ट कार्य नहीं होते हैं। उनके पास मुख्य रूप से क्या होता है? वित्त यानी कि फाइनेंस की पावर होती है, और उसको वो खुद ही होल्ड करके रखना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ही क्या होता है? ज्यादातर राज्यों में वित्त मंत्री होता है। तो बजट कैसे बनता है? अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहां से अनुशंसाएं आती हैं। अनुशंसाएं शुरू कहाँ पे होती हैं? ग्राम पंचायत के लेवल से। ग्राम पंचायत अपनी भेजती है, फिर पंचायत समिति, और देन आफ्टर होते हुए जिला परिषद, और उसके बाद में जो हेडक्वार्टर होता है डिपार्टमेंटल, वहां पे जाती हैं, और उन सब का समअप होता है सचिवालय में। और फाइनल स्टेक यानी कि फाइनल यस और नो किसकी होती है? मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से होती है। तो यानी कि बजट निर्माण का कार्य, फिर उस बजट को आवंटित करना, ये सब जो कार्यपालिका के कार्य होते हैं वो भी कौन संभालता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन बन सकता है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। ये वरिष्ठ शब्द है, ये कन्वेंशनल है। जो कानून सम्मत, संविधान सम्मत जो योग्यता होती है मुख्य सचिव बनने की, वो एक आईएएस अधिकारी ही हो, वही होती है। ये जो डिस्प्यूट नहीं हो किसी भी प्रकार का राज्य के अंदर बाकी आईएएस के बीच में, इसलिए क्या कर दिया जाता है? वरिष्ठ को बना दिया जाता है। ये वैसे ही है जैसे कि लोकसभा जब पहली बार स्टार्ट होती है आम चुनावों के बाद में, तो सबसे पहले स्पीकर किसको बना दिया जाता है? तो सबसे बुजुर्ग होता है, सबसे एक्सपीरियंस्ड होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिस्प्यूट नहीं हो। दूसरा फायदा क्या हो जाता है?
फायदा ये हो जाता है कि आईएएस के अंदर कैडर सिस्टम चलता है, तो कैडर सिस्टम में राजस्थान कैडर का जो आईएएस अधिकारी होगा वो मुख्य सचिव बनने की उम्र तक लगभग 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस ले चुका होगा पूरे राजस्थान में कार्य करने का, और उसके एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन किसको करना है, मुख्यमंत्री महोदय को करना है। तो ये सब फैक्टर होते हैं किसी भी मुख्य सचिव को चुनने के लिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, आधिकारिक तौर पे राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और चुनाव कौन करता है, मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार कमेटी के द्वारा। तो ये सब चीजें आप माइंड में रखेंगे जब भी मुख्य सचिव की बात की जाती है। हालांकि ये राजस्थान पॉलिटी का हिस्सा है, वहां पे काफी डिटेल में ये सब मुख्य सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, ये सब चीजें वहां पे पढ़ाई जाएंगी। इनका जो कार्यकाल है वो 30 जून 2023 तक है, लेकिन क्या ये इनसे पहले भी हटाई जा सकती हैं? यस, ये हटाई जा सकती हैं, क्योंकि ये पावर किसके पास होती है, मुख्यमंत्री जी के पास होती है। नेक्स्ट आपका आता है जस्टिस विजय कुमार व्यास कमेटी। देखिए, जो रीट का घोटाला हुआ और उसके बाद में एक दो और एग्जाम्स में भी वही सब चीजें, एसआई में भी नकल पकड़ी गई, तो इन सब को देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो एग्जाम है, जो लार्ज स्केल की एग्जाम है, वैसे कोई भी एग्जाम ऐसा रहा नहीं है राजस्थान में जो लार्ज स्केल न बन जाता हो कैंडिडेट्स की संख्या को देखते हुए। इतनी संख्या होती है प्रत्येक एग्जाम में कि वो लार्ज स्केल एग्जाम बन जाता है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से आयोजन एवं सुधारात्मक सुझाव देने के लिए जस्टिस विजय कुमार व्यास कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी ये बताएगी कि आप कहाँ कहाँ पे कोई गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से ये नकल या पेपर लीक होना या फिर किसी भी प्रकार की धांधलेबाजी है वो हो रही है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है, कितनी इफेक्टिव होती है, वो तो आने वाले एग्जाम्स खुद ही बता देंगे। रीट से लेकर के फर्स्ट ग्रेड सारा का सारा बाकी है। 30 जनवरी 2022 को गठित हुई थी। पद्म पुरस्कारों में राजस्थान, पद्म पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है? नीचे एक्चुअली में आज थोड़ा ज्यादा है करंट अफेयर, आप लोग थोड़ा फास्टली लिखेंगे। पद्म पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है? 25 जनवरी को। हर साल 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। अब की बार राजस्थान में कितने लोगों को मिले हैं पद्म पुरस्कार? 5 लोगों को मिले हैं। 5 लोगों को मिले हैं, जिसमें से पद्म भूषण जो है, अच्छा आप सबसे पहले मुझे बताएंगे हाईएस्ट कौन सा है भारत रत्न को छोड़ के, उसके बाद फिर गुड। तो देखिए, पद्म विभूषण राजस्थान से किसी को नहीं मिला है, पद्म भूषण मिला है सबसे पहले राजीव महर्षि। राजीव महर्षि कौन थे? पूर्व आईएएस, पूर्व राजस्थान के मुख्य सचिव भी ये रहे हुए हैं, और पूर्व कैग, कैग बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि महानियंत्रक और लेखा परीक्षक, ये रहे हुए हैं। इनको मिला है एक तो पद्म भूषण। दूसरा देवेंद्र झाझड़िया जी को, देवेंद्र झाझड़िया जी को सभी जानते हैं, जेवलिन थ्रो पैरा ओलंपियन, उनको मिला है। अवनी लेखरा जी, अवनी लेखरा जी कौन से संबंधित हैं? शूटिंग से संबंधित हैं और पैरा ओलंपियन ये बन चुकी हैं। इन्होंने इसी साल इनको क्या मिला है? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिला और ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। गोल्ड मेडल कौन से इवेंट में मिला था और ब्रॉन्ज मेडल? बिल्कुल 10 और 50, ये याद रखना। गोल्ड मेडल 10 मीटर इसमें मिला था शूटिंग, हाँ टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इनको ये मिला था। अब देखिए, अवनी लेखरा जी को क्या मिला है? दूसरा एक खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। खेल रत्न अवार्ड की क्या नाम चेंज कर दिया गया है? हाँ, ये मैंने बताया था आप लोगों को पूरा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कनेक्ट करते हुए चलेंगे, इवन दो ये करंट अफेयर है, लेकिन आपके दिमाग में प्रत्येक शब्द के पीछे जितना भी करंट अफेयर है वो घूम जाना चाहिए कि क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। फिर इसके बाद में
डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनको कला के क्षेत्र में, ये सिरोही जिले के निवासी हैं और ये डायरेक्टर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं। इन्होंने एक तो धारावाहिक चाणक्य और दूसरा जो पिंजर फिल्म है, पिंजर मूवी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित मूवी है, उसका निर्देशन इन्होंने किया था। तो इनको कला क्षेत्र में डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रामदयाल शर्मा जी। देखिए रामदयाल शर्मा जी नौटंकी कलाकार हैं। नौटंकी हमारी लोक कलाओं में से एक है, सुना होगा आपने, ख्याल, नौटंकी, ये सब रम्मत, तो ये क्या होते हैं, एक प्रकार की नाट्य विधा होती है, नाटक खेला जाता है। तो रामदयाल शर्मा किससे संबंधित है, नौटंकी। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है आपके प्रीलिम्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपका ओवरऑल उनको नॉलेज चेक करना है तो पहला क्वेश्चन तो क्या बनाएंगे, इनमें से कोई भी 4 उठा देंगे और आपसे मैच करवाएंगे कि कौन से कौन संबंधित है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 खिलाड़ियों को एक साथ नहीं लेंगे, बाकी इनमें से एक और बाकी 3 ले लेंगे कि कौन किससे संबंधित है। दूसरा ये हो सकता है कि पद्म भूषण किसको मिला है, वो ये जानना चाहते हैं, तो राजीव महर्षि, क्योंकि ये हमेशा ही क्या है, इतना वेल नोन नाम नहीं रहा है। तो पद्म भूषण किसको मिला है, राजीव महर्षि को मिला है राजस्थान से, ये अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है रामदयाल शर्मा जी कौन सी लोक कला से संबंधित हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं पूर्व में भी कि रामदयाल शर्मा जिनको हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया वो कौन सी लोक कला से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए, नौटंकी से हैं, ना ही वो रम्मत से हैं, ना ही वो ख्याल से हैं, ना ही किसी भी प्रकार के डांस फॉर्म यदि लिखा हुआ होगा चंग डफ कच्ची घोड़ी, ये सब इनसे नहीं है। नौटंकी आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। भरतपुर के ये निवासी हैं। वायु शक्ति 2, देखिए ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है, वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो युद्धाभ्यास होता है उनमें से एक है वायु शक्ति। वायु शक्ति युद्धाभ्यास जो है पहले भी ये राजस्थान में ही ऑर्गेनाइज किया गया था और अब की बार भी ये राजस्थान में ही ऑर्गेनाइज किया गया। खास बात ये है कि ये 3 साल में एक बार होता है, हर साल होने वाला युद्धाभ्यास नहीं है। और बिल्कुल जो वॉर लाइक कंडीशन होती है, जैसे कि युद्ध होने ही वाला है, तो उस कंडीशन में कैसे वायुसेना रिएक्ट करेगी, किस प्रकार के उसके स्टेप्स होंगे, सेम उसी लेवल का ये युद्धाभ्यास किया जाता है। इसी वजह से ये 3 साल में एक बार होता है, ना कि हर साल। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, चांदन फील्ड फायरिंग रेंज, ये कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। बहुत बार क्या होता है कि ध्यान नहीं रहता, जैसे कि बाड़मेर और जैसलमेर और इनमें ही होते रहते हैं ये युद्धाभ्यास, तो अगर किसी को ध्यान नहीं है कि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पे है तो वहां पे बाड़मेर मत कर देना, ये जैसलमेर है। एक हमारी फील्ड फायरिंग रेंज कौन सी है, पोखरण में है, वो भी जैसलमेर है। एक बीकानेर के अंदर है। तो ये 3-4 फायरिंग रेंज हैं, ये इनको अलग अलग याद रखना है। जैसे जैसे करंट अफेयर्स में आती जाएगी आप लोग उसको दिमाग में बैठाते जाना। ये 10 फरवरी 2022 से होना था, उसी से हुआ है। ये फरवरी में आई थिंक लगभग 10 दिन तक ये युद्धाभ्यास चला था। अब आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ में करंट अफेयर आता है आपका, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। देखिए कल ही हमने पढ़ा था कि ज्यादा किस पे फोकस कर रहे हैं हम, सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन सोलर एनर्जी का एक प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दी थी। कौन सी प्रॉब्लम थी, स्टोरेज नहीं कर पाते हम, और अभी इतना टेक्निकली साउंड नहीं है, इतना टेक्निकली एडवांस नहीं हुए हैं कि एकदम से ही पूरा का पूरा जो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके। इनफैक्ट इंडिया का ही पहला प्लांट लगा, वो भी प्रायोगिक तौर पे। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि आप लोगों ने अभी से 1.5-2 महीने पहले अखबारों में खूब सुना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आ गया है, कोयले की कमी हो गई है, बिजली बहुत कम बची है, इतने टाइम की बची है, किसानों को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ घरेलू यूज के लिए बिजली दे रहे हैं। तो
जब राजस्थान के पास में ऑलरेडी इतना कोयले का भंडार है तो क्या इस प्रकार की सिचुएशन आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। मतलब ठीक है, हम भविष्य की सोच रहे हैं, लेकिन हमें प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसके साथ भी तो काम करना होगा। तो कोयले के भंडार वैसे आप बता सकते हैं कहाँ कहाँ पे हैं राजस्थान में? आप मुझे जोन बता दीजिए सिर्फ। देखिए, सबसे पहले नागौर बीकानेर का जो जोन है, जिसको बोलते हैं कि ये दोनों के बॉर्डर लाइन पे ज्यादातर बीकानेर में है। यहाँ पे कौन से टाइप का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट। फिर बाड़मेर जालोर, बाड़मेर जालोर है, वहां पे भी क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और गैस के भंडार कहाँ ज्यादा हैं? जैसलमेर के अंदर है, इस जोन में भी पाया जाता है। अब ये जो लिग्नाइट कोयला है ये कौन से टाइप में आता है? थर्ड नंबर पे आता है। तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं है, बट ये हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो हम इसका यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस नहीं आए। इसी के लिए क्या किया जा रहा है? थर्मल पावर प्लांट, कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है वो हमेशा कोयले से ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट है, ये प्रस्तावित है कहाँ पे? दानपुर बांसवाड़ा में। कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बताएगा कि इस प्रकार के कोई थर्मल पावर प्लांट हैं वो बांसवाड़ा, कोटा, इस एरिया में क्यों स्थापित किए जाते हैं? पानी, सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है थर्मल पावर प्लांट में? पानी की। भाप बनाने के लिए, कूल आउट करने के लिए, सब चीजों में पानी। तो बांसवाड़ा के अंदर माही जो रिवर है उसके पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बांसवाड़ा, दानपुर बांसवाड़ा में थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे। कितने का? 2400 मेगावाट, जिसमें 800 मेगावाट की 3 यूनिट होंगी। प्रत्येक यूनिट 800 मेगावाट प्रोड्यूस करेगी, ऐसी 3 यूनिट होंगी। अब देखिए, 3 टाइप के पावर प्लांट होते हैं। ये कौन सा है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। अब इनका कैटेगराइजेशन किस आधार पे किया गया है कि कैसे इसको अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट का टैग मिला है? एक होता है सब क्रिटिकल, एक होता है सुपर क्रिटिकल, एक होता है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल, तो सब क्रिटिकल होता है उसमें 600 ग्राम कोयले से 1 यूनिट लाइट बनती है। सुपर क्रिटिकल होता है वो 500 ग्राम कोयले में ही 1 यूनिट लाइट प्रोड्यूस कर देता है। दैट मीन्स टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है कोयले का, तो कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, कंप्लीट वो जलता नहीं है, ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है। तो क्या होता है? 600 ग्राम कोयला यूज करना पड़ता है 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे 500 ग्राम होता है। और ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 450 ग्राम कोयले से भी यदि 1 यूनिट लाइट प्रोड्यूस कर दी जाए तो वो होता है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो यानी कि ये वैसे ही है BS4, BS5, BS6 जैसे इंजन के अंदर क्या होता है? भारत स्टेज इंजन कल हमने चर्चा की थी, तो उसमें क्या हो रहा है? एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। पेट्रोल तो उतना ही है, 1 लीटर पेट्रोल है उसके अंदर, तो BS4 तो अलग उसके अंदर प्रोड्यूस करेगा, BS6 उसमें अलग प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे भी यही चीज है कि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है इसमें, तो कम अमाउंट में ही उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है। और इससे क्या होगा कि 450 ग्राम से ही 1 यूनिट हो रही है, तो यानी कि 50 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कम कोयला जलाना पड़ा। कम कोयला जलाना पड़ा तो कंपेरेटिवली क्या हुआ? तुलनात्मक रूप से कम पोल्यूशन हुआ, कम पोल्यूशन हुआ। तो इसीलिए हालांकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें जरूरत पूरी करनी है, तो हम पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हम कोयला भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी एटलीस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन कम से कम हो। नेक्स्ट आपका आता है बॉर्डर पर्यटन। देखिए, बॉर्डर टूरिज्म जो है वो टाइम के साथ में बढ़ता जा रहा है। आप ये कह लें, चाहे थोड़ी एडवेंचर वाली फीलिंग लेनी है या फिर कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उनका प्रयोग क्या हो गया है? बढ़ गया है। फास्ट ट्रेवलिंग व्हीकल्स जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो अब बॉर्डर दूर नहीं लगता है, बहुत आसानी से जाके विजिट करके आ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है
कि आज के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारें राजस्व प्राप्ति की कोशिश करती हैं, और टूरिज्म एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सेक्टर होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत लंबे टाइम तक रिटर्न्स मिलते हैं उसके अंदर। तो लंबे समय तक राजस्व प्राप्ति के लिए इसीलिए राजस्थान सरकार, आप देखते होंगे चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, टूरिज्म को हमेशा आगे रखा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्ति करने के लिए। अब उनको फिर से तो जंतर मंतर बनाना नहीं है, वो तो बना हुआ है, बस उसके अंदर थोड़ी सी सुविधाएं आप ऐड कर दो तो राजस्व ज़्यादा प्राप्त होगा, ज़्यादा पर्यटक आएंगे। तो उसी में एक नया ऐड हुआ है, पिछले 4-5 साल से इस पे फोकस चल रहा है राजस्थान में भी, बॉर्डर टूरिज्म। बॉर्डर टूरिज्म क्या है? भारत पाकिस्तान की जो राजस्थान के क्षेत्र वाली जो सीमा है उसके ऊपर इस प्रकार के कार्यक्रम या फिर चौकियां हैं उनको लोगों को दिखाने के लिए लेके जाना। अब यहाँ पे क्या होगा, जो 6th बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है? जब पूरे दिन की ड्यूटी कर ली जाती है बॉर्डर पे, जो फौजी होते हैं दोनों तरफ के, भारत और पाकिस्तान दोनों के, तो जब शाम होती है तो उस टाइम पे वो ऑनर के रूप में एक दूसरे के साथ में सहयोग की भावना दर्शाने के लिए, एक काइंड ऑफ कोऑपरेशन दिखाने के लिए एक सेरेमनी आयोजित होती है कि आपने हमारी सुरक्षा में सहयोग किया और दूसरे कहते हैं कि आपने किया। वो रियलिटी क्या है वो हमें भी पता है, बट ये एक सेरेमनी होती है। तो उसी का ही ये 6th है। अभी तक 5 चल रही थी, जिसमें से 4 तो भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे और एक बांग्लादेश बॉर्डर पे है, तो चर्चा में है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। अब क्या होगा, 6th जो है उसको डेवलप किया जा रहा है बबलियान वाला चौकी। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। ये नज़दीक है किसके? तनोट के, तनोट के नज़दीक है यहाँ पे बबलियान वाला चौकी। यहाँ पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, आप लोगों ने वीडियोस तो देखे होंगे, जो अटारी वाघा बॉर्डर पे एक ओपन स्टेडियम बना दिया जाता है, दोनों साइड से बना हुआ है, वहाँ पे दर्शक बैठते हैं, तो वही है, यहाँ पे भी उसी चीज़ को डेवलप किया जा रहा है। बीएसएफ के द्वारा ये आयोजित होगी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो है वो आपकी 1959 से चल रही है, और इसका उद्देश्य, क्योंकि उस टाइम पे इतने खराब संबंध नहीं थे, तो 1959 से यही कि आपस में सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए ये सेरेमनी स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा 6 तो ये बनेगी, 5 जो बॉर्डर सेरेमनी है वो पाकिस्तान सीमा पे, पंजाब के अंदर तो 3 जगह पे होती है। एक तो अटारी बॉर्डर पे होती है, एक फिरोजपुर हुसैनी वाला, और एक सादकी। ये चौकियां हैं यहाँ पे होती है। इसके अलावा गुजरात में नडाबेट बॉर्डर जो है वहां पे होती है। बांग्लादेश सीमा में त्रिपुरा के साथ में जो बांग्लादेश की सीमा लगती है वहां पे पेट्रोपोल नाम की एक चौकी है, वहां पे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। फिरोजपुर हुसैनी वाला, ये नाम सुना हुआ सा लग रहा है, कहाँ पे, किस में सुना है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में दिमाग लगाओ। गंग नहर कहाँ से निकलती है? फिरोजपुर हुसैनी वाला से निकलती है। मैंने कहा दिमाग में जो भी सुना होता है उसको रिकॉल करने की आदत डालो, तभी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी। ये बांग्लादेश सीमा वाला जो है इसको थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग दिमाग में रख के चलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ एक्स्ट्रा नई न्यूज़ में रहती है तो उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना, पीएम वाणी योजना जो है वन ऑफ द, जो हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनमें से एक है। इस पे काफ़ी पैसा भी खर्च किया जा रहा है और इसको काफ़ी आगे भी रखा जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि ये योजना है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट फ्यूचर है, हर चीज़ का फ्यूचर है। जो चीज़ें आज भी कनेक्टेड हैं वो तो हैं ही, बाद में भी न जाने कितनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और जो हमारी वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब चीज़ें भी इससे कनेक्ट होने वाली हैं।
तो ये फ्यूचर इंडिया को तैयार करने की एक काइंड ऑफ योजना है जो कि इनिशियल फेज में है, इसमें भी काफी एडवांसमेंट्स होंगे। तो केंद्र सरकार की पीएम वाणी योजना राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में आई है? प्रतापगढ़ जिले में। वाईफाई के जरिए निशुल्क डेटा उपलब्ध करवाना, किनको? पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायत को, वहां पे क्या किया जाएगा? वाईफाई लगा दिया जाएगा और जो कार्य हैं उनके लिए निशुल्क डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रतापगढ़ को इसलिए चुना गया क्योंकि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसके अंदर उसको एडवांस करने के लिए और ज्यादा अपडेट करने के लिए वहां पे ऐसी चीजों की जरूरत है। पीएम वाणी की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस। ये आपका पीएम वाणी स्कीम है। इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है, एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसके थ्रू जो भी प्लेस होता है वहां पे एक छोटा एंटीना इंस्टॉल किया जाता है और ये वर्क करता है एज ए वाईफाई हॉटस्पॉट। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड, वायरलेस फिडेलिटी होती है और इसके माध्यम से ये इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है वहां पे। देखिए, संविधान पार्क का निर्माण, संविधान पार्क मतलब कोई एज सच वहां पे ऐसा कोई पार्क ही नहीं होगा कि पूरे उसमें संविधान संविधान ऐसा कुछ दिखे, ये नहीं है। एक विजिटर स्पॉट है राजभवन के अंदर। राजस्थान का जो राजभवन है, राज्यपाल महोदय जहाँ पे रहते हैं, वहां पे एक एरिया है, उसको डेवलप किया जा रहा है जिसके अंदर हमारे संविधान से संबंधित जो चीजें हैं उनको डेपिक्ट किया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा ताकि लोगों का इंटरेस्ट बने संविधान के मूल्यों के प्रति। वो संविधान में हमारे क्या मूल्य हैं, क्या सोच के संविधान बनाया गया था, उस भावना को प्रदर्शित करने के लिए संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है राजभवन जयपुर में। इसमें मुख्य तौर पे संविधान के 22 भाग और संविधान के ऐतिहासिक घटनाक्रम को दिखाया जाएगा कि संविधान किस किस तरीके से बना था, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, संविधान सभा बनने के बाद में उसको एनेक्ट कैसे किया गया था, लागू कैसे किया गया था और बाद में किस प्रकार से संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। तो इन सब चीजों को दिखाया जाएगा। स्कल्पचर्स बना करके दिखा देंगे, उस पर कोई वीडियोग्राफी बना करके दिखा देंगे, इस प्रकार की चीजें बना करके एक संविधान से संबंधित जागरूकता और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए ये एरिया डेवलप किया जा रहा है। एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या होगी? गुड। देखिए, अभी सबसे ज्यादा चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? एमएसएमई पे। कारण क्या है इसका? इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। जो डेवलप्ड कंट्री होती हैं उनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं। लाइकवाइज अमेरिका का एग्जांपल देखो, गूगल, एप्पल, एप्पल की खुद की ओवरऑल नेटवर्थ क्या हो गई है? 3 ट्रिलियन, यानी कि इतनी तो इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी भी नहीं है, वो आपकी सिर्फ एक सिंगल कंपनी है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है ना, उनके अंदर क्या चलती हैं? बड़ी कंपनी चलती हैं। वहां की सरकारें छोटी कंपनियों का अधिग्रहण जो है वो मंजूर करती हैं जानबूझ के, क्योंकि वहां का सिस्टम इतना डेवलप हो चुका होता है कि बड़ी कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीनेशनल बन चुकी होती है, उसको ज्यादा से ज्यादा विश्व में दूसरे देशों के अंदर जाकर के काम करने के लिए लार्ज स्केल का होना जरूरी है। जबकि इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग है। तो डेवलपिंग है तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज पहली बात तो है नहीं, वो इन प्रोसेस है, कुछ एक हैं जो बन रही हैं। दूसरा, हमें सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है? इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए रोजगार चाहिए होता है। रोजगार की भी अगर हम बात करें तो यदि हम सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल रोजगार की तरफ ही सोचने लग जाएं तो काम नहीं चलेगा। कन्वेंशनल यानी कि जो परंपरागत रोजगार है उसका रूप बदल करके लोगों को उसमें एम्प्लॉयड करना। आपने एक टर्म सुनी होगी, रीस्किल इंडिया।
तो मोदी जी के जो 15 अगस्त का भाषण था, इसमें भी उन्होंने ये कहा था कि इंडिया को क्या करना होगा, रीस्किल करना होगा। यानी कि स्किल तो उनको आती है, लेकिन वो स्किल आज के टाइम की जो जरूरत है उसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि क्या हो, उनको आसानी से रोजगार मिले। अब ये एमएसएमई जो सेक्टर है, ये इसमें सारे के सारे आ जाते हैं। माइक्रो में क्या आता है, छोटा जो पापड़ उद्योग हो गया, बड़ी पापड़ ये सब बनाना, ये आ जाता है। स्मॉल के अंदर छोटी मोटी जो लोहे की चेयर वगैरह बनाने की जो हमारे आसपास दुकानें या थोड़ी फैक्ट्री टाइप में हमको दिख जाती हैं। और फिर जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जैसे कि कोई टेक्सटाइल की, कपड़े की कोई फैक्ट्री लगा ली, इस प्रकार से आती हैं। तो ये सब क्या है, लेबर इंटेंसिव है। यानी कि इनमें ज्यादा से ज्यादा किसकी जरूरत होती है, कामगारों की जरूरत होती है। इनमें मशीन की कम जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से क्या होती है, ये रोजगार उत्पन्न करती हैं। प्लस एक पॉपुलेशन है, हम लोग इतने बैठे हैं, हम सभी को कपड़े चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए, बाकी हमारी डेली जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए चाहिए। हम फ्यूचर में जाकर के कहीं काम कर रहे होंगे, लेकिन क्या ये हमारी जरूरतें कम हो जाएंगी? नहीं, वो बढ़ेंगी ही। तो ये क्या होता है, एक काइंड ऑफ इकोनॉमी में सर्किल बनाता है। यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, इसने कंज्यूम किया, फिर ये अपना पैसा वापस से इसमें लगाएगा खरीदने के लिए, फिर से ये इसमें जाएगा। तो इस वजह से इकोनॉमी क्या होती है, कंटिन्यूड जो है, लगातार रूप से स्टेबल रहती है। तो एमएसएमई सेक्टर वो सेक्टर है जो इकोनॉमी को चलाता है, जो रोजगार देता है, साथ में ही एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर लेकर के जाता है। यही कारण है कि जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज थे, उन दोनों में ही एमएसएमई सेक्टर को क्या रखा गया है, आगे रखा गया है। अब एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर एमएसएमई से रिलेटेड कंपनीज आएंगी, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी कि जो उत्पादन की इकाइयां हैं वहां पे एस्टैब्लिश करेंगी। तो सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, सरकार एक, मान लीजिए कि पार्क का मतलब यहाँ पे नॉर्मल पार्क नहीं है, ये एक एरिया होगा। यहाँ पे राजस्थान सरकार क्या करेगी, एक तो पूरे रोड्स बना देगी, पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी ले आएगी, पानी ले आएगी, बाकी जो बेसिक एमेनिटीज जो चाहिए होती हैं, बेसिक सुख सुविधाएं किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए वो सरकार उपलब्ध करा देगी। उसके बाद कहेगी कि आप लोग आओ और यहाँ पे अपनी अपनी कंपनी स्थापित करो। तो यहाँ पे एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, पूरा एक एरिया बन जाएगा। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो ज्यादा है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। ऐसा ही एरिया कहाँ पे बनाया है, पहले सबसे पहले कहाँ पे बनाया था, भिवाड़ी के अंदर, भिवाड़ी में बना था और वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। उसके बाद में अब दूसरा फोकस किस पे चल रहा है, जोधपुर पाली मारवाड़ एरिया पे, जो कि डीएमआईसी कॉरिडोर। देखिए जब हम योजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डीएमआईसी बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पास में जोधपुर जो पाली मारवाड़ एरिया है, वहां पे अब सबसे ज्यादा विकसित किया जा रहा है इन चीजों को। उसके बाद में कहाँ पे होगा फोकस, भीलवाड़ा की तरफ होगा। लेकिन साथ में ही बैलेंस करने के लिए, पूरे राजस्थान में बैलेंस करने के लिए इस प्रकार के पार्क भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि दौसा में राजस्थान राज्य कृषि विकास बोर्ड यानी कि राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका गठन किया गया है। कोई भी बोर्ड कमिटी इनका गठन किया जाता है तो किस आधार पे किया जाता है कि कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए एक्सपर्ट लोग एक साथ आएं और उससे संबंधित क्या करें, अपने सुझाव बताएं। तो इसी प्रकार से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नई समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो उर्वरक से संबंधित हो सकती है, सरकारी योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन नहीं होने की हो सकती है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि समय के साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या इस प्रकार की कोई योजना है तो लोगों का रुझान उससे टूट रहा है। तो उसके कारण पता लगाना, उन योजनाओं में क्या कमी है उस कमी को पता करके दूर करना, ये सब कार्य कौन करते हैं, ये इस प्रकार के जो बोर्ड होते हैं वो गठित किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कृषि के अंदर पर्टिकुलरली कृषि उद्योग की बात कर रहे हैं। कृषि उद्योग में क्या आता है, ग्वार गम की फैक्ट्री लगा दी, ये क्या है, एक कृषि पर आधारित उद्योग हो गया। इसी प्रकार से जो दाल बनाने की मिल्स चलती हैं, जो पल्सेज बनाई जाती हैं, वो क्या हो गई, छोटी लेवल के ऊपर कृषि उद्योग हो गया।
बड़े लेवल पे देखें तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, इन सब को सेग्रीगेट करके, इन सब की कोटिंग वैक्सिंग करके निर्यात करने के लिए तैयार करना, ये भी आज के टाइम का एक क्या है, कृषि उद्योग है। तो ऐसे कृषि उद्योगों से संबंधित क्या क्या राजस्थान में किया जा सकता है, उसके लिए सुझाव देने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है, ये साइन होता है, ये इंक्रीज का है। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना, विपणन तंत्र मतलब जो बेचना, उसको एक्सपोर्ट करना, जो भी है। और इसमें 7 सदस्य, और सातों के सातों सदस्य क्या होंगे, मनोनीत होंगे, यानी कि उनका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय या कोई भी जैसे कृषि मंत्री है, वो अपने हिसाब से मनोनीत कर देंगे, उसके बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब छोटी छोटी कुछ इंफॉर्मेशन है जिनको मैं वन लाइनर बोलती हूँ, हमेशा ये वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। मतलब हो सकता है कि आरएस जैसे एग्जाम में नहीं है, लेकिन छोड़ना बेवकूफ़ी होती है। हमेशा कोई भी चीज़ आपको मिल रही है, नॉलेज है उसमें, तो आप हमेशा उसको ग्रहण कीजिए। तो जनवरी के वन लाइनर्स की यदि हम बात करें, लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट गुढ़ा बीकानेर में, और एक अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर प्लांट वो अलग है, वो कहाँ पे है, कानपुर बांसवाड़ा में। नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लगेगा, गुढ़ा बीकानेर में। प्रथम जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट, अभी पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर जिलावार क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट समिट्स का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि पूरे राजस्थान की भी एक इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था जनवरी के अंदर, लेकिन वो कोरोना आउटब्रेक के कारण वो रोक दी गई। इन्वेस्टमेंट समिट जो होती हैं उसका आयोजन क्यों किया जाता है, बेसिकली ये होता है कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बताया जाता है कि हमारे पास क्या पोटेंशियल है, आप हमारे यहाँ पे आकर के कहाँ कहाँ पे कौन सा लाभ ले सकते हो, और बदले में हमारे यहाँ पे क्या हम उसको प्रॉफिट गेन करेंगे, ये होता है। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि राजस्थान के अंदर इतनी ज़मीन है, तो आप आकर के यहाँ पे सोलर प्लांट्स लगा सकते हो, विंड एनर्जी के प्लांट लगा सकते हो। जैसे कि भीलवाड़ा और बांसवाड़ा इधर का जो एरिया है, ये क्लाइमेट उपयोगी है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। यहाँ पे सरकार आपको क्या क्या सुविधाएं और दे सकती है, तो इन सब का आपस में आदान प्रदान होता है, वो इन्वेस्टमेंट समिट्स के अंदर ही होता है। यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOUs साइन किए जाते हैं। MOU साइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लीगली बाइंडिंग हो गया है। MOU साइन करने का मतलब क्या होता है, जैसे अपनी लैम लैंग्वेज होती है, अपने साधारण अपन बात करते हैं कि तेरी मेरी बात हो गई, इस टाइप से होता है। बस एक आइडिया दे दिया जाता है कि इतने पैसे हम यहाँ पे आकर के आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए 1 जनवरी से इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली जो अनुदान है वो बढ़ा करके 17 रुपये कर दिया गया है, पहले 12 रुपये था। कोविड के दौरान जो है, जो इंदिरा रसोई चलाते हैं उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा था, उसको देखते हुए ये लिया है। इंदिरा रसोई योजना जो है वो सरकार की स्कीम है, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, वॉलंटियर्स करते हैं। नो प्रॉफिट और नो लॉस के आधार पे ये चलती है, यानी कि इसमें 20 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना दिया जाता है, जिसमें पहले 12 रुपये सरकार देती थी और 8 रुपये ग्राहक देता था। ये वो वॉलंटियर्स होते हैं जो समाज सेवा के रूप में कुछ कार्य करना चाहते हैं। अब यहाँ पे महंगाई को देखते हुए 12 की जगह सरकार ने 17 रुपये कर दिए हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो वीडियो, वनपाल, वन रक्षक जैसी एग्जाम्स के अंदर आते हैं जनरली, कि छोटे छोटे वन लाइनर पता नहीं बीच में से निकल गए, दिमाग में नहीं रहा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आरएस में क्या क्वेश्चन आएगा, आरएस में आएगा इंदिरा रसोई योजना पे क्वेश्चन आएगा। इससे संबंधित जो प्रावधान होते हैं ना मुख्य रूप से, उस पे क्वेश्चन आएगा, ये छोटे वाले नहीं। 20 अगस्त 2020 से ये शुरू हुई थी। ग्लोबल इंस्पिरेशन वुमेन अवार्ड, ये ट्राइडेंट के द्वारा दिया जाता है, ये एक यूरोपियन एजेंसी है। ट्राइडेंट के द्वारा ये राजस्थान की मुकुल चौधरी को ये अवार्ड मिला है।
इन्होंने ग्लोबली इंस्पायर किया था। ये यूट्यूबर हैं बेसिकली, मुकुल चौधरी यूट्यूबर हैं। ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं किससे रिलेटेड, वुमेन्स को, बच्चियों को, अदर जो भी कोई समाज में कोई प्रॉब्लम है उसके ऊपर उसका कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, इस आधार पे ये वीडियोस बनाती हैं, लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो इस वजह से इनको इंस्पिरेशन अवार्ड दिया गया है। स्वस्थ बेटी अभियान ये 24 जनवरी 2022 से अलवर के बानसूर गांव से स्टार्ट हुआ। देखिए, पढ़े बेटी आगे बढ़े बेटी, इस टाइप का भी एक अभियान चलाया गया था। झुंझुनू के कलेक्टर थे, उन्होंने चलाया था और इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो ऐसे जो अभियान होते हैं ये रीड बिटवीन द लाइन टाइप्स होते हैं, यानी कि आपने इन पे कभी ध्यान नहीं दिया होता है तो आप मिस कर जाते हो। तो अलवर से ये स्वस्थ बेटी अभियान जो है ये 24 जनवरी 2022 को चलाया गया। स्पोर्ट्स, जनवरी के अंदर जो स्पोर्ट्स में कुछ खास हुआ उस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। कितने टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, कितने ओपन होते हैं ग्रैंड स्लैम? 4 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। तो जनवरी में ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। इसके जो विजेता हैं वो पुरुष एकल में राफेल नडाल हैं और महिला एकल में एस्ले बार्टी हैं। एस्ले बार्टी से संबंधित और कोई इंफॉर्मेशन? सी इज द यंगेस्ट वन, जो 25 साल की उम्र में ही जो है ग्रैंड स्लैम जीत के इन्होंने और अपने कैरियर में टॉप रैंक पे रहते हुए इन्होंने संन्यास ले लिया। तो एस्ले बार्टी के बारे में यही था। महिला एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2022 के विजेता हैं जापान और भारत को इसमें क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है। महिला एशिया हॉकी कप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे महिला वर्ल्ड कप टाइप मत सोच लेना, ये एशिया लेवल पे जो टूर्नामेंट होता है उसकी बात हो रही है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट, चलो ये इसका आंसर नहीं देखते हैं, बताओ। इंडिया और सेकंड श्रीलंका। तो अंडर 19 एशिया कप भी किसने जीता है? इंडिया ने जीता है और उप विजेता रहा है श्रीलंका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? हरनूर सिंह। हरनूर सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022, इसके विजेता हैं लक्ष्य सेन। काफी टाइम बाद किसी इंडियन प्लेयर को ही मिला है ये, अदरवाइज ये इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है लेकिन या तो कोरियन या फिर चाइनीज प्लेयर इसको अवार्ड को ले जाते हैं। तो लक्ष्य सेन इसमें विजेता बने हैं। महिला जो है वो थाईलैंड की बुजानन ओ, ये इसकी महिला वर्ग के अंदर विजेता बनी है। आईपीएल का नया प्रायोजक कौन है? टाटा समूह है। भरत सुब्रमण्यम कौन है? ये भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज के अंदर। अब देखिए, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरा जो सेक्शन है 2021 के लिए है, ये दिसंबर लास्ट में आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को। और क्वेश्चन यदि एग्जाम के अंदर ये बोल के ना पूछा जाए कि आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इसकी जगह पे इसी अवार्ड का दूसरा नाम है राचेल हेलो फ्लिंट ट्रॉफी, तो ये भी पूछा जा सकता है राचेल हेलो फ्लिंट ट्रॉफी किसको दी गई है। तो वहां पे दिमाग को चकराना नहीं है कि ये कौन सी ट्रॉफी आ गई। दिस इज आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड का ही दूसरा नाम है। ये महिला क्रिकेटर थी, इनके रेस्पेक्ट में ये नाम रखा गया है इनका। आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का शाहीन आफरीदी, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और इस ट्रॉफी को क्या बोला जाता है? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो मैन वाले को बोला जाता है और राचेल हेलो फ्लिंट ट्रॉफी है वो वुमेन वाले को बोला जाता है। अब आते हैं अवार्ड्स पे जो जनवरी में मिले थे। देखिए, इतनी आवाज किस चीज की हो रही है? आप लोग मुझसे पूछिए ना कोई डाउट।
देखिए, आप सभी लोग एक आरएस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन वो तो नेसेसरी होता है। कोई भी ऑफिसर हो, ऑफिसर बनता ही वो व्यक्ति है जिसमें डिसिप्लिन होता है, ये रियलिटी है। चाहे आप इस चीज को मजाक समझे, कुछ भी समझे, जिसमें डिसिप्लिन नहीं होता वो ऑफिसर नहीं बनता है। डिसिप्लिन, उठने का, सोने का डिसिप्लिन, पढ़ने का डिसिप्लिन, किससे कैसे बात करनी है इसका डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हर जगह पे दिखता है। दिस इज वन ऑफ द OLQ। OLQ आपने सुना होगा, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, और ये आपका दिख जाता है इंटरव्यू में। हम सोचते हैं कि 20 मिनट में वो हमारे बारे में क्या ही जान लेता है, लेकिन वो इतने प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, उनकी लाइफ इस चीज में गुजरी होती है कि वो 1 मिनट में आदमी को तोल दें। ये रियलिटी है। तो OLQs अपने आप में एक एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड रखिए कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, और ऑफिसर बनने का एक पार्ट होता है डिसिप्लिन। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो T×2, इसको T×2 बोलते हैं। पढ़ते टाइम इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं बोलना है, T×2 होता है। T×2 एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में। कैसे? यहाँ पे टाइगर रिजर्व जो पुरस्कार है ये इससे संबंधित है। ये उन टाइगर रिजर्व्स को दिया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अपने यहाँ पे जो टाइगर होते थे उसकी संख्या को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जैसे कि यदि 40 होते थे तो उसको 80 कर दिया, तो उस पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को क्या दिया जाएगा, ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब की बार पूरे वर्ल्ड में 2 ऐसे टाइगर रिजर्व थे जिन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। तो एक तो है इंडिया में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, यहाँ से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है और यहीं से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बनता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं चीजें। ज्योग्राफी का कैसे बनता है, आप सोचेंगे एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं करंट अफेयर को तो आपके जो इन्फॉर्मेशन वो यहीं पे मिल जाती है। ये है ईरोड, तमिलनाडु के अंदर। ईरोड एक जगह है तमिलनाडु में, वहां पे ये टाइगर रिजर्व स्थित है। प्लस मतलब इसके साथ में नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को मिला है। नेपाल में भी एक नेशनल पार्क है बर्दिया, वहां पे भी टाइगर पॉपुलेशन डबल हो गई है, तो इन दोनों को ये टाइगर रिजर्व पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, देखिए 23 जनवरी, इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी की क्या होती है, जयंती, और इसको किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, गुड, पराक्रम दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है। ये उस एक तो होती इसमें व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है संस्थागत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर विनोद शर्मा जो हैं उनको ये पुरस्कार मिला है। हालांकि मुझे इनका बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं मिला, मैंने सर्च करने की कोशिश की थी। विनोद शर्मा, इनको मिला है 5 लाख रुपए प्रमाण पत्र। व्यक्तिगत श्रेणी में ये होता है। संस्थागत श्रेणी में गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को मिला है। गुजरात का जो इमरजेंसी बोल दें या फिर आपदा जो प्रबंधन, जैसे कि राजस्थान में भी राजस्थान आपदा प्रबंधन संस्थान है, तो यहाँ पे गुजरात वाले को मिला है 51 लाख रुपए और प्रमाण पत्र। गुजरात वाले को क्यों मिला है, एक टाइफून आया था, एक तूफान आया था ताउते, ताउते ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी गुजरात के अंदर, तो उसको जितनी वो कर सकता है उससे बहुत ही कम कर दिया था गुजरात प्रबंधन संस्थान ने उस तबाही को। हॉस्पिटल, मेडिकल, जितनी भी इमरजेंसी कंडीशंस थी, इन सबको बहुत आसानी से संभाला था, तो इसी वजह से यहाँ पे इनको मिला है। अब हम आते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर की तरफ कि नेशनल लेवल पे जनवरी में क्या कुछ खास घटित हुआ था, उसके बारे में बात कर लें। चलो ठीक है, मैं थोड़ा आज एक्चुअली में क्या है कि करंट अफेयर ज्यादा है, वो 2 घंटे के अंदर। ओके, आई गेट इट। देखिए इसरो, इसरो के नए प्रमुख, देखिए
इन इन जैसे क्वेश्चंस में कुछ समझाने को एक्चुअली में होता नहीं है, जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो ज्यादा हैं, आगे स्कीम्स को मैं एलोबरेट करना चाहती हूँ। ये ओके, ठीक है ठीक है। एस सोमनाथ, इनसे पहले कौन थे इसरो के चेयरमैन? के सिवन थे। वो जितना मैक्सिमम टाइम तक रह सकते थे, उनको एक्चुअली में एक्सटेंशन भी दिया गया था कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब इनके बाद में क्या बनाया, किनको बनाया गया है? एस सोमनाथ को। और इनका पहला लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कौन सा होगा? वेरी गुड, गगनयान मिशन जो है वो इनका लार्ज स्केल प्रोजेक्ट होगा। कब है प्रस्तावित उसका? 2023 के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई 2023 या अगस्त 2023 के अंदर उसको लॉन्च किया जाएगा। पहली यूएनडीपी, यूएनडीपी स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी जो है ये यूएन की ही एक संस्था है, यूएन का ही एक पार्ट है। इनका युवा जलवायु चैंपियन वो बनी है प्राजक्ता कोली, जो कि एक इंडियन है। क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि या तो ग्रेटा थर्नबर्ग को बनाया जाएगा या उनकी तरह ही जो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा चर्चित रहे थे उनको बनाया जाएगा, लेकिन प्राजक्ता कोली जो इंडियन है उनको क्या किया गया? यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन का अवार्ड किया गया है। ये एक टाइप से क्या है, एम्बेसडर बनाते हैं। एम्बेसडर समझते हैं ना आप लोग, कि उस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया गया तो बाद में वो क्या करेगा, लगभग 1 या 2 साल तक उस पर्टिकुलर मुद्दे पे लोगों को जागरूक करेगा पूरी दुनिया में घूम घूम के। ये होता है एक एम्बेसडर का कार्य। जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने एक संस्था का नाम सुना होगा जो कि मानवाधिकार मुद्दों पे कार्य करती है इंटरनेशनल लेवल पे। वो भी अपना क्या बनाती है? एक एम्बेसडर बनाती है। तो वो क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में जाकर के ह्यूमन राइट्स के ऊपर चर्चा करता है, लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। तो उसी प्रकार से यूएनडीपी युवा चैंपियन जो बनाया गया प्राजक्ता कोली को, तो अब ये भी क्या है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर हैं, जो अलग अलग क्लाइमेट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई या फिर लोकल लेवल पे पॉल्यूशन कैसे हो रहा है, इन सब पे ये कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इस आधार पे इनको बनाया गया है एम्बेसडर इनका। चलिए नोट डाउन कीजिए। डन। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका केरल बना है। तो बर्ड एटलस क्या है? नॉर्मली जो हम एटलस देखते हैं उसके अंदर क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया की ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है कि उसके अंदर कितने पहाड़, पठार, नदियां, कौन से वन क्षेत्र कहाँ पे, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसी प्रकार से केरल ने क्या किया है, अपनी बर्ड एटलस जारी की है। बर्ड एटलस का मतलब है कि केरल के अंदर कहाँ पे कौन सी प्रजाति के पक्षी कहाँ पे मिलते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसके फायदे क्या हैं बर्ड एटलस जारी करने के? सबसे पहला फायदा तो ये है कि कल को क्लाइमेट चेंज होता है, किसी भी प्रकार की आपदाएं आती हैं प्राकृतिक रूप से, तो कौन सी प्रजाति पे कितना प्रभाव पड़ा, उनकी संख्या कम होगी ज्यादा होगी, आसानी से पता लग जाएगा यदि पहले से डेटा होगा। दूसरी चीज क्या होती है कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर यदि ये पता होता है कि इस टाइप की प्रजाति ज्यादा है या यहाँ पे पक्षी ज्यादा हैं, तो वहां पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये इसके क्या होते हैं, सब्सिडरी फायदे होते हैं, जो साथ में दूसरे फायदे होते हैं। और ओवरऑल ये चीजें मोटिवेट करती हैं पर्यावरण या पारिस्थितिकी तंत्र को बैलेंस करने के लिए कदम उठाने के प्रति, कि कहाँ पे पक्षियों की संख्या कम होना, तितलियों की संख्या कम होना या बढ़ना, ये सब सबसे पहले इंडिकेटर होते हैं किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं पे यदि तितलियां बढ़ रही हैं, दैट मीन्स वो क्या हो रहा है, अच्छा एनवायरमेंट है वहां पे। और तितलियों की संख्या यदि कम हो रही है, बटरफ्लाईज कम हो रही हैं, तो वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये सबसे पहले इंडिकेटर्स होते हैं जो प्रकृति देती है, सबसे पहले साइन होते हैं। पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सी बनी है, वो भी
केरल की हाईकोर्ट बनी है। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला पहला शहर बना है कोच्चि। देखिए कुछ खास नहीं है, जल मेट्रो शब्द सुन के ऐसे दिमाग में आता है कि कोई ऐसे मेट्रो जैसी ट्रेन होगी और वो पानी लेके जा रही होगी, नहीं ऐसा नहीं है। केरल का जो कोच्चि शहर है इसके अंदर क्या है, आइलैंड्स हैं थोड़े छोटे, तो अलग अलग द्वीप के ऊपर जो छोटे एरिया जहाँ पे लोग बस तो गए हैं, और दूसरा ये पर्यटन की दृष्टि से हमेशा क्या रहता है, कोच्चि के अंदर बहुत ज्यादा पर्यटक जाते हैं। तो रिसोर्ट्स में अलग अलग छोटे आइलैंड्स पे क्या किया जाता है, नाव में पानी रख करके, जो नाव होती है उसमें पानी रख के पहुंचाना, यही जल मेट्रो परियोजना है। कोई इसमें अलग नहीं है, बस मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया। स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि जल मेट्रो परियोजना पता नहीं क्या होगी, कुछ ऐसे ऑप्शंस डाल देते हैं एम्बिग्युअस, तो हमें उस क्वेश्चन को, आसान किससे क्वेश्चन पे नंबर लूज नहीं करना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, पहले यहां तक का नोट डाउन कीजिए ताकि हम इसको आसानी से पूरा ढंग से समझेंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कौन जारी करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर देहरादून। और कितने टाइम के अंदर एक बार में रिपोर्ट जारी की जाती है? 2 साल के अंदर। हर 2 साल में क्या होती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें मुख्य रूप से कौन से डेटा को इंक्लूड किया जाता है फॉरेस्ट रिपोर्ट में? वन आवरण, वृक्ष आवरण, वन प्लस वृक्ष आवरण तो वो अपने आप हो जाएगा। इसमें कहाँ पे बढ़ोतरी हुई, कहाँ पे कम हुआ, प्लस इसके अंदर कौन से राज्य के अंदर कितना वन आवरण है, वृक्षावरण है, और कौन से राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पे है। लेकिन अब की बार एक और नया चैप्टर भी ऐड किया गया है, उस पे हम बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये भारत वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हर 2 साल के अंदर जारी की जाती है। जारी कौन करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तैयार तो करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, लेकिन जारी करने का काम कौन करता है? डेटा वो करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा की फाइंडिंग्स निकल के आई हैं, कुल वन प्लस वृक्ष आवरण जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि भारत का यदि कुल भौगोलिक क्षेत्र का देखें तो 24.62% भूभाग पे क्या है, वन प्लस वृक्ष आवरण है। कितना होना चाहिए आइडियली? 33% किसी भी देश के भूभाग पे, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल मानक है कि 33% भूभाग पे वन प्लस वृक्ष आवरण होना चाहिए, और हमारे यहाँ पे है 24.62% है टोटल। वृद्धि कितनी हुई है पिछली बार से? 2019 की जो रिपोर्ट थी उसके बाद में अभी वृद्धि हुई है 2261 वर्ग किमी, यानी कि 2261 वर्ग किलोमीटर के अंदर एरिया में वन और वृक्ष आवरण का बढ़ गया, कम नहीं हुआ है, बढ़ गया इतना एरिया। वृद्धि वाले 3 शीर्ष राज्य, जो कि हमेशा एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम का, कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, किस राज्य में सबसे ज्यादा कमी हुई है, इस टाइप के। तो वृद्धि वाले 3 सबसे बड़े राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। देखिए आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है वन एरिया, और 632 और 537। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस याद रखने की जरूरत है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद तेलंगाना है, फिर उसके बाद में उड़ीसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यानी कि ओवरऑल कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, तो वो है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वर्ग किलोमीटर के अंदर है, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा आता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे आप लोग। देखिए ये जो पहला है कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य, मान लीजिए कोई स्टेट ए है, कोई राज्य ए है,
इसके अंदर इतने भाग के अंदर वन क्षेत्र है। ये स्टेट बी है, इसमें इतने भाग में है। स्टेट ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के। ए का जो टोटल एरिया है वो यहाँ पे बड़ा है। अब पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला राज्य, ये पूरा राज्य ही बड़ा है तो इसके इतने प्रतिशत भाग पे, इतने एरिया में यदि वन क्षेत्र है तो मान लीजिए कि ये 500 वर्ग किमी है और यहाँ पे है 300 वर्ग किमी। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है प्रतिशत वाला, और इसमें बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है अगर डिटेल में क्वेश्चन आता है। 500 वर्ग किमी के अंदर क्षेत्रफल के अंदर वन लगे हुए हैं और यहाँ पे 300 वर्ग किमी के अंदर क्षेत्रफल पे वर्ग लगे हुए वन लगे हुए, तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या कहेंगे कि स्टेट ए जो है उसके अंदर क्या है, 1+ वृक्ष आवरण ज्यादा है। लेकिन दूसरा जो है प्रतिशत के रूप में, तो प्रतिशत के रूप में एक कौन ये होता है कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है 1000 वर्ग किमी, और इसके अंदर 1000 वर्ग किमी में से 500 वर्ग किमी पे क्या है, वन क्षेत्र है। तो ओवरऑल इसके कितने प्रतिशत भूभाग पे हो गया, 50% पे। यहाँ पे इसका ओवरऑल एरिया ही कितना है 400, और 400 में से 300 वर्ग किमी पे क्या है, वन क्षेत्र है। तो 3/4 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 75%। तो परसेंटेज के हिसाब से तो स्टेट बी के अंदर क्या हो गया, वन क्षेत्र ज्यादा हो गया। लेकिन एरिया के हिसाब से वन क्षेत्र किसके अंदर ज्यादा है, स्टेट ए के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट होता है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सबसे ज्यादा मिजोरम है, क्योंकि वो छोटा राज्य है। छोटे राज्य में भी जितना भी वन आवरण हुआ वो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ज्यादा प्रतिशत बन गया। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, नोट डाउन कीजिए इसको। ओके कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसका है, मिजोरम का है, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनका प्रतिशत के हिसाब से सीक्वेंस दिया हुआ, ये रैंकिंग ही है। 33% से अधिक फॉरेस्ट एरिया जो है वो 17 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, 17 है टोटल मिलाकर के केंद्र शासित प्रदेश और स्टेट्स, जिसके अंदर क्या है 33% से अधिक फॉरेस्ट एरिया। जैसे कि 5 तो यही हो गए, इनके कुल क्षेत्रफल का 33% से तो अधिक हो गया ना, 84% है मिजोरम में। तो ऐसे 17 राज्य हैं जिनके अंदर खुद के क्षेत्रफल का 33% या इससे ज्यादा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। ऐसे 17 है। ये टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बना के डाल देते हैं क्वेश्चन के अंदर कि ऐसे कितने केंद्र शासित और राज्य जो हैं प्रदेश और राज्य हैं जिनका फॉरेस्ट एरिया जो है 33% से ज्यादा है, खुद का वो 17 है, 17 ऐसे हैं। नहीं, राजस्थान नहीं है। राजस्थान का कितना है फॉरेस्ट एरिया, राजस्थान रेगिस्तान है, राजस्थान रेगिस्तान है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ के अपने आप पे राजस्थानी होने पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हो। देखिए नेक्स्ट आता है मैंग्रोव क्षेत्र। मैंग्रोव क्षेत्र क्या, कौन सा क्षेत्र होता है, नहीं सिर्फ दलदली नहीं होता है, खारे पानी का बैक वाटर एरिया। खारा पानी हो, खारा पानी किसी भी वजह से हो सकता है, कोई झील हो सकती है, कोई समुद्र हो सकता है, जिसका पानी बैक वाटर आता हो, यानी कि ये मान लीजिए सी है, तो यहाँ पे पानी सी की तरफ जाना चाहिए ना,
लेकिन यदि पानी किसी भी वजह से टाइडल हो सकता है, यानी कि ज्वार भाटे की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से जो बैक वाटर खारे पानी का आता है जमीन पे, और यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर टाइप की खारे पानी के लिए रेजिस्टेंट, यानी कि खारे पानी में पनप सकती है ऐसी वनस्पति जो बन जाती है, उसी वनस्पति को क्या बोलते हैं? मैनग्रोव बोलते हैं। मैनग्रोव जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन बोलते हैं उनको, जो सुंदरी नाम का एक पेड़ होता है उसकी वजह से ही उनका नाम रखा हुआ है। तो टोटल मैनग्रोव का जो एरिया है, अब देखिए मैनग्रोव एक साइंस का भी अपना सेक्शन आता है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में। मैनग्रोव जो पौधे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले तो हमें पता ही चल गई कि ये खारे पानी के लिए रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि सोल्ट वाटर जो होता है उसके लिए इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो साधारण पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे एरिया में पाए जाते हैं वो खराब हो जाते हैं सोल्ट वाटर में। सोल्ट वाटर रेजिस्टेंट हो गई है। दूसरा क्या हो गया, इसमें एक दो बहुत ज्यादा ऐसी खास विशेषताएं हैं जो किसी भी अदर प्रकार की वनस्पति में नहीं मिलती है। मैनग्रोव जो पौधे होते हैं ना, वो उनकी जड़ें नीचे से वापिस ऊपर आती हैं। ऐसा क्यों होता है? खारा पानी होता है, सोल्ट होता है उसमें, वो सोल्ट क्या कर लेता है, ज्यादा लंबे समय तक एक जगह पे ठहरता है खारा पानी, तो उसके ऊपर एक परत बन जाती है व्हाइट सी, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो जो परत बन जाती है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को डिजोल्व नहीं होने देती है पानी में। और पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो भी सांस लेते हैं। उनमें ओवरऑल क्या होती है, उस चीज की कमी हो जाती है। प्लस एक वो परत बनती है तो वो न्यूट्रिएंट्स को भी जमीन में जाने से रोकती है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। लाइकवाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन, आप लोगों ने सुना होगा, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना क्या लेते हैं, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन लेते हैं, सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी गेन करते हैं। तो वो नाइट्रोजन भी क्या है, एनवायरमेंट में उपलब्ध है, वो भी क्या है, नीचे नहीं जा पा रही है पानी के अंदर। तो उस वजह से ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी जड़ें वापस से ऊपर लेके आते हैं, और इन पर्टिकुलर जड़ों का नाम क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स होता है। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी न्यूमेटोफोर ही कहते हैं इनको, ठीक है। न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं ये पर्टिकुलर जड़ें जो वापस से जमीन से ऊपर आती हैं। इनके दो कार्य होते हैं, पहला होता है रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन लेना, दूसरा एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन लेना, ये इनके दो कार्य हैं। दूसरा इसमें क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं इनमें प्रजनन कैसे होता है, क्योंकि जमीन तो उपजाऊ है नहीं ना इनके लिए, नीचे की जमीन कैसी है, दलदली खारे पानी वाली है, तो आगे कैसे बढ़ेगी इनकी जनरेशन, प्रजनन कैसे करें। तो इनकी जो प्रजनन की विधि होती है वो बहुत ही खास होती है। इनमें जो फ्रूट होता है, जनरली क्या होता है, फ्रूट होता है उसमें बीज होता है, वो नीचे गिरता है, मिट्टी लगती है उस पर, फिर वो प्रस्फुटित होता है। यहाँ पे पूरा का पूरा पौधा ही फ्रूट से पहले ऊपर बनता है, बाद में जब वो सैंपल निकल जाता है उसमें से जो वो पत्तियां निकल जाती है, पूरी की पूरी सैंपल हो जाती है, वो पौधा फिर नीचे गिरता है और यहाँ पे एक नया पौधा बन जाता है। यानी कि पौधा बनने की, छोटा जो पौधा प्रस्फुटित होता है वो बनने की प्रक्रिया पेड़ पर ही संपन्न होती है। इस प्रकार का प्रजनन सिर्फ इन्हीं प्रकार में पाया जाता है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में लिख देते हैं या 5 नंबर में भी अपने हिसाब से लिख देते हैं तो आपके पूरे मार्क्स मिलते। ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन होती है जो एक अच्छे कैंडिडेट से वो एक्सपेक्ट करते हैं कॉपी चेक करते टाइम। खैर, अब हम वन रिपोर्ट के हिसाब से मैनग्रोव फॉरेस्ट पढ़ रहे थे, तो इंडिया में टोटल ही 4,992 वर्ग किलोमीटर में है। पिछली कंपैरिजन में 17 वर्ग किलोमीटर के अंदर क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। मैंग्रोव में वृद्धि कहाँ कहाँ पे हुई है, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इंडिया का मैप देखें तो कहाँ पे मैंग्रोव हो सकते हैं, यहाँ हो सकते हैं क्या? तमिलनाडु का तट है, उसका क्या नाम है, कोरोमंडल। उस तट की क्या खासियत है,
तट की खासियत पूछिए, क्लाइमेट की नहीं। तट की खासियत ये है कि ये सबसे चौड़ा तट है, सैंडी तट है। क्या है? सैंड वाला तट है। तो बैक वाटर पहुंच पाता है क्या यहां तक, पीछे तक पूरी तरह? मैंने क्या कंडीशन बताई थी मैनग्रोव बनने की? सबसे पहले बैक वाटर पहुंचना चाहिए, खारा पानी वापिस पहुंचना चाहिए। यहाँ पे बैक वाटर नहीं पहुंच सकता, दैट्स वाई यहाँ पे क्या नहीं होते हैं, मैनग्रोव नहीं होते हैं। होते भी हैं तो वो मर जाते हैं। तो हर एक चीज का कॉन्सेप्ट होता है, आप उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, उड़ीसा वाला है, और कुछ कुछ आंध्र प्रदेश वाला एरिया है। केरल में भी बहुत कम होता है क्योंकि मालाबार तट भी काफी चौड़ा है। और दूसरी यहाँ पे मोन्जाइट टाइप की सैंड पाई जाती है, मोन्जाइट सैंड भी स्पोर्ट नहीं करती है। लेकिन कर्नाटक, गोवा और गुजरात, यहाँ पे मैनग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैनग्रोव में वृद्धि हुई वो सबसे ज्यादा उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर में, सेकंड वन इज द महाराष्ट्र एंड थर्ड वन इज द कर्नाटक। नोट डाउन कीजिए। डन। अब देखिए, एक इसमें नया डेटा जो इंक्लूड हुआ है वो है कार्बन स्टॉक का। कार्बन स्टॉक क्या होता है कि कितनी CO2, ये पर्टिकुलर हमारा जितना भी वन क्षेत्र है 24.62 के अंदर जो हमारा वन क्षेत्र है, ये कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख सकता है। क्योंकि पेड़ पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कितने कार्बन का स्टॉक रख सकता है हमारे इंडिया का वन क्षेत्र? वो 7,204 मिलियन टन का। और पिछली साल से मतलब 2019 से अब की बार 2021 में देखें तो 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है कार्बन स्टॉक में। ये बढ़ोतरी होना हमेशा एक पॉजिटिव साइन होता है कि एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा सोखा जा रहा है। तो ये एनवायरनमेंट के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। बांस की संख्या की बात करें तो मैंने डेटा लिखा नहीं, कोई काम की नहीं है, बस इतना याद रखना है कि बांस की संख्या में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। कम नहीं हुए हैं बांस के पौधे भी, संख्या वो लाखों करोड़ों में है, वो कोई आपको याद रखने की जरूरत नहीं। एक नया चैप्टर जो कि 2021 से ही जोड़ा गया है वो है आपका टाइगर रिजर्व कॉरिडोर और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण की गिनती करना, डेटा को निकाल के लाना। जैसे राजस्थान के अंदर कौन सा कॉरिडोर है टाइगर्स का, बहुत चर्चा में रहा था, बहुत चर्चा में। अरे सवाई माधोपुर से शुरू करो, रणथंभौर से शुरू करो और मुकुंदरा हिल्स तक का ये क्या है, एक टाइगर कॉरिडोर बना हुआ है, जिसके अंदर अब इसको डाइवर्ट करके कहां तक पहुंचा दिया गया है, कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर नया टाइगर रिजर्व बना रहे हैं। बूंदी का शेरगढ़ जो हाँ, तो ये सारा का सारा क्या है, एक टाइगर रिजर्व कॉरिडोर है। इसको टाइगर रिजर्व कॉरिडोर बोलते हैं, जिसमें विभिन्न जो टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, ये सब आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर जो है वन क्षेत्र बढ़ा है, कम हुआ है, या कितना उस पर इफेक्ट पड़ा है, ये सब एक नया चैप्टर ऐड किया गया है। ये किस लिए किया गया है, ताकि उनकी संख्या के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है ये देखा जा सके। फॉरेस्ट, अब देखिए दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वन क्षेत्र, एक होता है वन आवरण, यानी कि फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। वन क्षेत्र जो होता है वो सरकारी रिकॉर्ड में भूमि की कानूनन स्थिति होती है। फॉरेस्ट एरिया यानी कि सरकार के रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पे जहां जहां पे वन क्षेत्र घोषित किया हुआ है वो तो क्या होता है, आपका वन क्षेत्र में आता है। और फॉरेस्ट कवर क्या होता है, किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति, वो प्राइवेट भी हो सकती है, प्राइवेट लैंड होल्डिंग भी हो सकती है और गवर्नमेंट लैंड होल्डिंग भी हो सकती है। ये ओवरऑल को दर्शाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला क्या होता है, सरकारी रूप से जो कानूनन जो स्थिति है वन क्षेत्र की, वो होती है वन क्षेत्र आपका। दोनों में हमेशा ये डिफरेंस याद रखेंगे। फॉरेस्ट कवर के अंदर मान लीजिए किसी पर्सन ए को पेड़ पौधे लगाने का शौक है, जैसे कि नागौर के एक व्यक्ति हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। उन्होंने अपना जितना भी खेत था उस पूरे खेत में क्या कर दिया, वन लगा दिया, पूरा वन क्षेत्र। तो वो वन क्षेत्र में नहीं आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, वन आवरण में आएगा।
प्राइवेट लैंड होल्डिंग के ऊपर जो है पेड़ पौधों को लगा देना, ये आते हैं फॉरेस्ट कवर के अंदर। डन। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से पहले, क्योंकि ये राजस्थान का नेक्स्ट एक मेगा प्रोजेक्ट भी होने वाला है, चल भी रहा है। इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडोर। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। इसका कॉन्सेप्ट वही है जो कि कल से हम बात कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो है, चाहे वो पवन ऊर्जा हो चाहे वो सौर ऊर्जा हो, जो भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसको एक जगह से दूसरी जगह त्वरित गति से पहुंचाया जाए, ताकि जहां पे उत्पादन नहीं हो रहा वहां पे उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके, और जहां पे उत्पादन हो रहा वहां पे और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। लाइकवाइज राजस्थान के अंदर कितने सोलर डेज होते हैं? 320 से 325, इतने दिनों तक अच्छी सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब एरियाज में क्या है, सोलर एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं कि राजस्थान की जो सोलर एनर्जी है वो आसानी से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे पहुंच जाए, ताकि उसका सही यूटिलाइजेशन करना पड़ जाए। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन एनर्जी एक ऑप्शन है, लेकिन वो महंगा कितना है ये हम सबको भी पता है। क्योंकि हाइड्रोजन की एनर्जी के रूप में सबसे पहले तो आप पूरी एनर्जी को कन्वर्ट कीजिए हाइड्रोजन के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट। सबसे पहले तो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया, फिर हाइड्रोजन से वापस से क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी के माध्यम से फिर से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। इतने सारे कन्वर्जन है। तो इस वाले प्रोसेस को कम करने के लिए एक ऐसा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का मतलब हो गया जो भी ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो, उसको आसानी से क्या हो, इंटरस्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से पहुंचा सके। तो ऐसा कॉरिडोर बन रहा है। तो इसमें 2 स्टेज पे काम हुआ है। पहला स्टेज जो है उसमें भी राजस्थान था, और सेकंड स्टेज में भी राजस्थान है, और कितने भी आ जाए उसमें राजस्थान रहेगा। क्यों? राजस्थान में सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसमें देखिए स्टेज 2 जो है ये 6 जनवरी 2022 से है। ये टोटल 12,000 करोड़ की परियोजना है। मैंने कहा था ना कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये आने वाला। तो 12,000 करोड़ की परियोजना है। इसमें इस पर्टिकुलर स्टेज 2 में 20 गीगावाट एनर्जी को क्या किया जाएगा, इंटरस्टेट में ट्रांसमिशन के लिए तैयार किया जाएगा। इसमें एक्चुअली में होगा कैसे, यहाँ पे राजस्थान में जितनी भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको क्या करेंगे, राजस्थान का जो ग्रिड सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। और राजस्थान के ग्रिड सिस्टम से क्या किया जाएगा, जो पहले से ट्रांसमिशन लाइन चल रही है उसमें ऐड किया जाएगा ट्रांसमिशन लाइन को। जो वायर्स होते हैं जैसे कि 33 केवी के, 11 केवी के, इन सब में नियर बाय स्टेट्स के अंदर 11 केवी और ज़्यादा वाले में 33 केवी, तो वहां पे उसमें क्या कर दिया जाएगा, साथ की साथ में एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। वैसे तो इसमें कोई साई-फाई वाली बात है नहीं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमारा फ्यूचर दिखाता है कि किस प्रकार से हम कैसी कैसी एनर्जी को यूटिलाइज करने वाले हैं। डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसका डेटा आप लोग छोड़ेंगे नहीं कि ये कितने का प्रोजेक्ट है, कब से स्टार्ट हुआ है और कितनी एनर्जी इसमें आपको रिक्वायर्ड है। ये सारा डेटा आपको लिखना भी है और याद भी रखना है। स्टेज 2 के अंदर 7 जो राज्य हैं, 7 राज्यों को कनेक्ट किया जा रहा है। 7 स्टेट में राजस्थान, गुजरात, इनके नियर बाय स्टेट हो गए, मध्य प्रदेश। आपको राज्यों के नाम याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद होना चाहिए कि स्टेज 2 में 7 राज्यों को इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है गोल्डन गेटवे। ये इंटरनेशनल करंट अफेयर है। गोल्डन गेटवे क्या है? जस्ट लाइक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना ने जो कि 2013 में स्टार्ट किया था,
वो क्या प्रोजेक्ट था कि चाइना अपने से बाकी सब एरियाज को क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कनेक्ट करेगा, चाहे वो यूरोपियन संघ हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो साउथ वेस्ट एशिया हो, इन सब को क्या करेगा वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसका एक बानगी आप बोल सकते हो कि वो क्या है, सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो ये वो कर रहा है लैंड लेवल एरिया पे, जहां पे भौगोलिक क्षेत्र है वहां पे कर रहा है। सेम पॉलिसी वो जो समुद्री क्षेत्र है उसके अंदर कौन सी पॉलिसी अपना रहा है कनेक्ट करने की, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के तहत वो क्या करता है, जितनी भी जो समुद्र वाले एरिया के, जैसे कि आइलैंड कंट्री है, मालदीव हो गई, सेशल्स हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, तो इन सब में क्या कर रहा है वो बंदरगाह बनाता है, और उन बंदरगाह के अंदर अपनी लॉजिस्टिक कैपेसिटी को, यानी कि साजो सामान वाली जो अपनी कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि अब उसकी जो रियलिटी है वो धीरे धीरे सामने आ रही है, जैसे कि श्रीलंका का दिवालियापन उसने पूरा कर दिया है, श्रीलंका को एकदम कंगाल कर दिया, उसको लोन दे दे के और बदले में जमीन ले करके। श्रीलंका के अंदर उसने हम्बनतोता जो पोर्ट था, एरिया था, उसके ऊपर 100 साल की लीज पे उसको खरीद लिया एक तरीके से, किसके बदले में, जो लोन दिया था उसके। और अभी भी प्रतिदिन 1000 करोड़ के लगभग का उसको क्या चुकाना पड़ेगा, श्रीलंका को उसको वापस से देना पड़ेगा, लोन रीपे करना पड़ेगा। अब यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि भाई अमेरिका अपने खेल खेल रहा है अलग से, कभी वो इराक जाता है, कभी वो सीरिया जाता है, कभी कहीं पे, तो यूरोपियन यूनियन कहाँ है इंटरनेशनल लेवल पे, अभी इतना एक्टिव नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन के पास में एक चीज इतिहास गवाह है, हमेशा से रही है, वो है स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था। यूरोपियन यूनियन ने पहले से भी पूरे विश्व में जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो राज कर पाई थी अपनी स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था के बलबूते, और अभी भी वो किसी भी वार लाइक कंडीशन या कॉन्फ्लिक्ट में न उलझ करके वापस से अपना गेन करना चाहता है, किसके माध्यम से, अर्थव्यवस्था के माध्यम से। उसी के लिए उन्होंने स्टार्ट किया है BRI की तरह ही गोल्डन गेटवे। गोल्डन गेटवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन की 300 अरब यूरो की निवेश योजना है, यानी कि आप गोल्डन गेटवे स्कीम के योजना के आप मेंबर बनिए, इससे आप जुड़िए, तो यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है, जैसे कि रिच कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब आएंगी, जर्मनी, और आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी। बदले में हो सकता है वो व्यापार का सौदा करें, किसी भी प्रकार की लेवरेजेस लेना चाहें। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, गोल्डन गेटवे का है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र में वो निवेश करना है, डिजिटलीकरण, क्लीन एनर्जी, परिवहन और स्वास्थ्य। डिजिटलीकरण का मतलब हो गया कि मान लीजिए पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाना है। ये इंडिया तो खैर अपने लेवल पे करा, मान लीजिए कि कोई अदर कंट्री है जिसके अंदर डिजिटली इतनी एडवांस नहीं है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां पे कितना ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ होगा। अगर वो कहें कि आइए आप हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर केबल पूरी लगा दीजिए, तो उसका पैसा इन्वेस्ट कौन करेगा, यूरोपियन यूनियन करेगा। बदले में वो किस प्रकार से उससे डील करता है, कौन से सौदे करता है, वो उसकी स्टेक है। तो इस प्रकार का पूरा प्रोजेक्ट कौन सा है, गोल्डन गेटवे। हमें क्या याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैंने सब पूरा समझाया आपको। गोल्डन गेटवे यूरोपियन संघ का है, ना कि किसी पर्टिकुलर कंट्री का है। आपको ऑप्शन में ब्रिटेन दिखे, फ्रांस दिखे, जर्मनी दिखे, तो वो नहीं करना है, पूरे यूरोपियन संघ का है एक तो प्रोजेक्ट। दूसरा, ये 300 अरब यूरो की निवेश योजना है। तीसरा, इसमें डिजिटलीकरण, क्लीन एनर्जी और परिवहन इन सब में है। डिफेंस सेक्टर में ये कोई भी इनपुट नहीं करेगा। जो डिफेंस का है, जो रक्षा क्षेत्र है, उसके अंदर ये इस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट वाली चीजों में जाएगा ही नहीं। ये चीजें नोट कीजिए। बिल्कुल चुनौतियां तो आएंगी ही, लेकिन क्या है कि चाइना की एक इमेज है ना, वो हेजेमनी वाली कंट्री की है।
विस्तारवाद करने वाली, आपने एक टर्म पॉलिटी में सुनी होगी न्यू इंपीरियलिज्म। जो नई विस्तारवादी नीति है वो किसकी है? चाइना की है। चाइना कहता है कि पूरा साउथ चाइना सी भी मेरा है, चाइना कहता है कि ताइवान भी मेरा है, चाइना कहता है कि लद्दाख भी मेरा, अरुणाचल प्रदेश भी मुझे दे दो। तो चाइना की जो नीति है वो, उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो विस्तारवादी। दूसरा इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, ये जो कर रहा है चाइना, हाई रेट्स के ऊपर लोन दे करके बाद में बाध्य करता है कि आप अपनी जमीन मुझे दे दो। इसको एक टर्म में क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, यानी कि अर्थव्यवस्था का जो विस्तारवाद है उसके आधार पे कहा जाता है। लेकिन यूरोपियन संघ के साथ ऐसा नहीं है। और दूसरा, वो हमेशा से ही क्या रहे हैं, ये सत्य बात है कि पूरी मानव सभ्यता में कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो पहले से ही एडवांस चल रही होती है उनकी थिंकिंग। अगर वो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं तो उन्होंने कुछ सीख लिया होगा पहले की गलतियों से, तो वो उन चीजों को लागू करेंगे। हालांकि ये स्टार्ट नहीं हुआ है ढंग से, ये प्रोजेक्ट अभी चर्चा में आया है, तो देखते हैं इस पे क्या होता है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अब आती है नेक्स्ट आपकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए सेमीकंडक्टर क्या है? एक मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, जिससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता है, उसमें क्या क्वालिटी होती है? सेमीकंडक्टर जो होता है उसके अंदर सबसे बेसिक इसके नाम में छुपा हुआ है, वो इंसुलेटर और कंडक्टर, इन दोनों के बीच की स्टेज होती है। यानी कि अचालक और सुचालक, उनके बीच का क्या होता है? अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक अर्धचालक तत्व होता है, जिससे क्या किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आप सबके फोन हैं, उनमें जितनी भी चिप लगी हुई हैं वो सब क्या है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई होती हैं। अब क्या हुआ, जब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से, यानी कि अर्धचालक तत्व कौन कौन से होते हैं मेनली आपको जो याद, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनसे जब ये चिप बनाई जाती है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है पूरे प्रोसेस को करने के लिए। ऐसे कहते हैं कि गैलन ऑफ वाटर की जरूरत होती है एक पूरे फोन को बनाने के लिए। इसमें जितनी भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। दूसरा टेम्परेचर कंडीशन, तीसरा हाई प्रिसीजन की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, क्योंकि आपका जो मेमोरी कार्ड होता है कितना छोटा होता है, उसमें कितनी कितनी जीबी की मेमोरी आ जाती है, तो वो सब हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है। यही वजह होती है कि हर कोई कंट्री सेमीकंडक्टिंग चिप बनाने की अपने यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाती हैं, क्योंकि या तो उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची हुई है। जो इनलैंड कंट्रीज हैं, जो कि विश्व परिदृश्य में ऐसी जगह पे अवस्थित हैं भौगोलिक रूप से, जिनके पास पानी की कमी है, पानी की उपलब्धता इतनी नहीं है, वो भी इसको नहीं बना सकती। तो इस वजह से क्या हुआ, जब कोविड की सिचुएशन आई तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई, तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो था उसकी सप्लाई रुक गई। दूसरी चीज, कोविड की वजह से सबसे ज्यादा कहाँ पे बनाई जाती है सेमीकंडक्टर की? गलत आंसर, ताइवान। सबसे ज्यादा ताइवान और वियतनाम में बनाई जाती है, फिर चाइना में बनाई जाती हैं। तो देखिए वहां पे ये पूरी की पूरी जो मटेरियल चिप वगैरह जितना काम था वहां पे मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। इस वजह से क्या हुआ, ये सप्लाई रुक गई। अब ये सिर्फ फोन, बैटरी, इन सब में यूज नहीं होती है, तो गाड़ी के अंदर भी जो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग होती है ना, जितनी भी आपकी डिस्प्ले यूनिट होती है, उन सब में क्या चाहिए होती है, यही सब सेमीकंडक्टर की चिप चाहिए होती है। अब इसकी पूरे विश्व में यदि सिर्फ 2-3 जगह से सप्लाई होगी, तो जब कोविड के बाद में सिस्टम खुला तो एकदम से डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई, और सप्लाई उतनी हो नहीं पाई। तो बाकी कंट्रीज के अक्ल आ गई कि हम किसी भी चीज के लिए किसी एक जगह पे निर्भर होना क्या होता है, गलत होता है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है कि भाई हमारे पास तो पानी भी खूब है, 3 तरफ पानी से ही घिरे हुए हैं हम तो, दूसरा जमीन भी खूब है हमारे पास, क्योंकि एरिया जो है वो इंडिया का है ही, अच्छा कोई छोटी कंट्री तो है नहीं इंडिया। तीसरी चीज लेबर फोर्स रिक्वायर्ड होती है इसमें,
तो लेबर फोर्स भी हमारे पास, पॉपुलेशन माशाल्लाह हम सेकंड नंबर पे हैं। फोर्थ चीज क्या चाहिए होती है? फोर्थ चीज चाहिए होती है टेक्नोलॉजी, और उसमें इंडिया कहता है हम एक्सपर्ट हैं दूसरों से टेक्नोलॉजी लेने में। हम इजराइल गए, इजराइल से हमने 2-3 मिसाइल ही खरीदी और हमने मिसाइलों का जखीरा बना लिया, हमने टेक्नोलॉजी ले ली। हम रशिया गए, रशिया से हमने 1-2 टैंक लिए, हमने खुद के सारे टैंक डेवलप कर लिए, हम बहुत इस चीज में प्रबुद्ध हैं। तो टेक्नोलॉजी, तो वियतनाम के साथ करार कर लिया कि हम आपको क्या देंगे, ताइवान को, ताइवान के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल की डील हुई है, वो डील ऐसे ही नहीं हुई है, बदले में हम क्या लेंगे, टेक्नोलॉजी लेंगे। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी आएगी बाकी 3 चीज हमारी हैं, फिर हमारा ही हमारा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टिंग मिशन जो है, सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी कमर कस के तैयार है। और यही वजह है कि आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी 2-3 महीने पहले कि गूगल, एप्पल, ये सब भी क्या कंपनीज हैं, अपने यहाँ पे इंडिया में ऑफिसेज वो लगाने वाली हैं, कंपनीज स्थापित करने वाली हैं, क्योंकि उनको भी विश्वास दिला दिया गया है कि हमारे यहाँ पे खूब सेमीकंडक्टर बनेगा, चिप बनेंगी। तो अब इसमें 5th चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपका फाइनेंस। पैसा बहुत लगता है इसमें, तो वो सारा का सारा पैसा भी क्या करेगा, उसमें से 50% कौन करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी। तो मान लीजिए कोई यूनिट लग रही है, तो उसमें एक यूनिट में, एक कंपनी स्थापित करने में 1200 करोड़ तक की क्या देगी, गवर्नमेंट सहायता देगी। तो 12,000 करोड़। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लार्ज स्केल के इसमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है कि एक एक को देने के लिए 12-12 हजार करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी एक साथ लग जाएंगी, थोड़ा शेड्यूल्ड फेज में ये होगा, एक के बाद 2-3 इस प्रकार से होगा। सबसे पहले जो बड़े कॉरपोरेशन हाउसेज हैं जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेज हैं, इन सबको आकर्षित किया जाएगा ताकि पैसा इसमें आ सके। फिर आता है MPATISM, यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। वैसे तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, मैन पोर्टेबल का मतलब क्या है कि जैसे जो जनरली जो मिसाइल्स होती हैं उनको किसी मिसाइल व्हीकल पे कैरी किया जाता है और फिर वहां से लॉन्च किया जाता है, लेकिन ये ऐसी मिसाइल है जो एक जवान, एक फौजी अपने कंधे पर रख करके भी चला सकता है। मैन पोर्टेबल है, यानी कि इंसान के द्वारा कैरी की जा सकती है। एंटी टैंक गाइडेड है, एंटी टैंक का मतलब सामने जो टैंक होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती है। तो ये वार की कंडीशन जो होती है, जो युद्ध की स्थिति होती है, तो उस दौरान पे मान लीजिए कि मिसाइल लॉन्चर वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो मिसाइल लॉन्चर अवेलेबल नहीं है तो जो भी यहाँ फौजी वहां पे होगा तो वो खुद से भी एक डिस्ट्रॉय कर सके टैंक को। तो इस टाइप की भी लाइट वेट की क्या बनाई गई है, मिसाइल बनाई गई है। तो इसका सफल परीक्षण किया गया, ये DRDO के द्वारा बनाई गई है, मानव संचालित है, मैक्सिमम रेंज है इसकी 2.5 किलोमीटर, यानी कि ये 2.5 किलोमीटर तक की रेंज को ट्रेवल कर सकती है। एक तो देखिए नाग, हाँ वो हेलिना भी बोलते हैं उसको, हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जा सकती है, वहां से भी की जा सकती है। और एंटी टैंक गाइडेड के अंदर एक ये है, बाकी जितनी भी जैसे कि त्रिशूल है, आकाश है, तो आकाश तो सरफेस टू एयर होती है, जितनी भी एयर टू सरफेस जो म्यूचुअल होती हैं उन सबको भी आप एंटी टैंक में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे जो फेमस है वो है नाग, नाग को ज़्यादा यूज किया जाता है। ये आपके चैप्टर है डिफेंस टेक्नोलॉजी साइंस में, वो अच्छे से कराएंगे। हाँ मैं ही करवाऊंगी वो डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है पास एक्सरसाइज, EX स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। तो पैसेक्स यानी कि पास एक्सरसाइज है, एक युद्धाभ्यास है भारत और रूस की नौसेना के मध्य। तो जितने भी ये युद्धाभ्यास होते हैं अलग अलग चलते रहते हैं, आपको इनकी एक तो नंबरिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं होती कि ये 16वां था 17वां था, ऐसा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होती, वो नहीं पूछते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो किसके और किसके मध्य है, वो नौसेना का है कि थल सेना का है कि वायुसेना का है, या फिर तीनों का कंबाइंड है। ये 2 चीजें आपको कोई भी जो डिफेंस की एक्सरसाइज होती है उसके अंदर आपको पता होनी चाहिए।
कि कौन सी कंट्रीज के बीच में हो रहा है और कौन सी सेनाओं के बीच में हो रहा है, ये होना चाहिए। ये कभी भी याद रखने की जरूरत नहीं होती कि ये कौन से नंबर का अभ्यास है। हाँ, कोई पहला ही है या दूसरा है वो एक अलग चीज होती है। क्वांटम प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, क्वांटम प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ये भारतीय सेना के द्वारा महू मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होती है? आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, टीवी पे ऐड भी आते हैं, क्वांटम टीवी, ठीक है। देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की। तो डिस्प्ले आपका मोबाइल स्क्रीन, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, आपका आईपैड, सबके अंदर जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसका नेक्स्ट वर्जन जो आएगा वो आपका क्वांटम डिस्प्ले आएगा। क्वांटम डिस्प्ले भी क्या होता है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से तैयार किया जाता है, लेकिन बहुत ही हाई प्रिसीजन के साथ में होगा। उसमें प्रत्येक जो एटॉमिक लेवल पे जो डॉट होगा ना वो अपने आप में कैपेबल होगा अलग अलग कलर को दिखाने के लिए। अभी तो क्या किया जाता है, अलग से जब हम उस पर चर्चा करेंगे, मैं इतना ही आपको बता सकती हूँ कि अभी बाहर से संदेश भेजा जाता है उसके अंदर कि ये कलर इस पर्टिकुलर, वो इन्फॉर्मेशन होती है, कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, वो खुद कैपेबल होगा वो कलर जनरेट। तो इससे क्या होगा कि स्क्रीन का जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। बहुत ही पतले आपके फोन हो जाएंगे, टीवी भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसकी स्क्रीन बहुत फ्लैट हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी। ये नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है जो कि आप और हम देखेंगे आने वाले 10 सालों के अंदर। तो वो जो क्वांटम प्रयोगशाला अब किस लिए जरूरत है, सेना को किस लिए जरूरत है, हाई प्रिसीजन की जरूरत हमेशा सेना को होती है, ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत हमेशा सेना को होती है। तो क्वांटम प्रयोगशाला है ये, या इस शब्द से ही समझ गए होंगे कि अभी ये प्रायोगिक लेवल पे है, बना नहीं है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का उद्योग का नाम होता तो अलग चीज होती है, अभी तो इस पे क्या चल रहे हैं, प्रयोग ही चल रहे हैं। तो क्वांटम प्रयोगशाला और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर है वो महू मध्य प्रदेश के अंदर सेना के द्वारा खोला गया है। साइके मिशन, साइके मिशन क्या है, ये नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। 16 साइकी नाम से एक क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है, जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर उपस्थित है, उसकी स्टडी करने के लिए। अब कौन मुझे ये बताएगा कि एस्टेरॉइड बेल्ट यानी कि क्षुद्र ग्रह की, बेल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बेल्ट समझ लीजिए, मतलब सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह जहां पे पाए जाते हैं वो हमारे यूनिवर्स में कौन से एरिया में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच का जो एरिया है ना, वहां पे उस एरिया को क्या बोलते हैं, ये मंगल है, ये बृहस्पति ग्रह है, इसके बीच में ये सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, ये जो पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है, एस्टेरॉइड बेल्ट कहलाता है। यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड या क्षुद्र ग्रह की जो खासियत क्या है, इनको इतना ज्यादा स्टडी क्यों किया जाता है, क्योंकि अर्थ भी क्या है, उसी टाइप का है, उसी नेचर का है। अर्थ के ओरिजिन की यानी कि उत्पत्ति को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एस्टेरॉइड्स की स्टडी करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रह तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्मेट में है, सिर्फ वो चट्टाने हैं। दूसरी कुछ जो है उनके ऊपर अभी भी बर्फ का आवरण है, और कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर धातु हैं, लेकिन जो धातु वाले क्षुद्र ग्रह हैं वो बहुत ही कम है। तो अर्थ के अंदर क्या है, चट्टाने भी हैं और अर्थ में धातु भी हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह जिनमें धातु प्रेजेंट है वो क्या हो जाते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसको और अच्छे से समझने के लिए। तो ये जो 16 साइकी है ये विशाल धातु क्षुद्र ग्रह है, इसकी खोजबीन के लिए नासा के द्वारा क्या किया जा रहा है, साइके मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये अगस्त 2022 के अंदर होगा, और इसमें कौन से धातु की अनुमान है, लोहा और निकल। और देखिए कुछ वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, फटाफट देख लेंगे। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन, इसका नाम है BBC 154, एज ए बूस्टर डोज इसको प्रयोग में किया जाएगा। यानी कि कंप्लीटली जिसके पहले वैक्सीनेशन हो चुका है, दोनों डोज लग चुकी हैं,
उसको फिर से यदि कोविड के कोई सिम्टम्स हैं तो वो व्यक्ति इसको नेजल वैक्सीन को ले सकता है इंस्टेड ऑफ वैक्सीन लगवाने के। फिर से वैक्सीन लगवाने के बजाय बूस्टर डोज के रूप में वो नेजल वैक्सीन ले सकता है। तो ये फर्स्ट है जिसको आधिकारिक रूप से नेजल वैक्सीन की अनुमति मिली है। इसलिए ये पुराने वाली जो वैक्सीन है उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उन पे वापस से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। ये नेजल वैक्सीन है, ये पहली है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसका नाम है BBC 154। वीर बाल दिवस, देखिए वीर बाल दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को मनाने की घोषणा, ये किस उपलक्ष्य में किया गया और कब किया गया, कुछ आइडिया? क्या? देखिए गुरु गोविंद सिंह, उनका प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? जनवरी में मनाया जाता है। उनके दो बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। उन दोनों को औरंगजेब ने क्या कर दिया था? दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने से मना कर दिया था। वो बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन फिर भी वो किसी भी दबाव में नहीं झुके और उनको जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था 26 दिसंबर के दिन। तो उसी उपलक्ष्य में उनको रेस्पेक्ट देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये जो है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और पहला वीर बाल दिवस 26 दिसंबर 2022 को मनाया जाएगा। चुनाव की व्यय सीमा, जो चुनाव के अंदर एक्सपेंडिचर होता है पार्टियों का प्रचार प्रसार को लेकर के, बाकी सब एक्सपेंडिचर जो होते हैं खर्चे, उसकी सीमा को जो चुनाव आयोग ने तंग आकर के बढ़ा दिया, क्योंकि मानने वाले तो वैसे भी नहीं थे, पहले भी कौन सी लिमिट को ही मानते थे, लेकिन अब फिर भी ऑफिशियली उसको बढ़ा दिया गया है। 95 लाख रुपए लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के 40 लाख रुपए पर कैंडिडेट हैं। ये पूरा ओवरऑल पार्टी का खर्चा नहीं है, क्या है? पर कैंडिडेट है। पहला ओपन जो है रोक संग्रहालय हैदराबाद में है। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें समझाने को कुछ नहीं है। प्रथम जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला यूनियन टेरिटरी जो है वो जम्मू कश्मीर बन गया है, यानी कि जिले के आधार पे सुशासन सूचकांक जारी करना। हमने कल पढ़ा था सुशासन सूचकांक, गुड गवर्नेंस इंडेक्स भारत सरकार के अंदर किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा 25 दिसंबर को। तो कोई भी यूनियन टेरिटरी के द्वारा प्रत्येक जिले को भी ऐसा रैंकिंग देना, ये किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, एक है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, वो है सरदार पटेल जी की, और वैसे ही स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है वो हैदराबाद के शमशाबाद में, हैदराबाद में एक जगह है शमशाबाद, वहां पे संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, उनको नाम दिया गया स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी। रामानुजाचार्य जी कौन से थे? कौन सा कल्ट दिया था इन्होंने? राम सनेई, जो राम का जो भक्ति वाला जो था ना, सगुण भक्ति वाला, वो इन्हीं से ही शुरू हुआ था, साउथ से। उसके बाद ये पूरे नॉर्थ इंडिया में और पूरे इंडिया के अंदर फैला था, रामानुजाचार्य जी ने दिया था। ICMR द्वारा कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने की किट को मंजूरी। अभी लेटेस्ट कौन सा वेरिएंट था कोविड का? ओमिक्रॉन ही आया था। ओमिक्रॉन के लिए जो किट है वो ओमिश्योर, इसको ICMR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये क्या करता है? ये अनुमति जारी करता है, विभिन्न प्रकार की मेडिसिन की और किट वगैरह की अनुमति देता है। अब देखिए सारथी ऐप किससे संबंधित है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, ये किसको लेकर के रेगुलेट करता है? सिक्योरिटीज, स्टॉक मार्केट, शेयर होल्डर्स के जो शेयर होते हैं उन सबको क्या करता है? उनके लिए रूल्स बनाता है कि कौन कैसे क्या कर सकता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्चुअली में यही काम करता है।
कि कोई गलत तरीके से तो शेयर जो शेयर होते हैं उनके अंदर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, ये सब तय करता है। तो अब इसने एक सारथी ऐप बनाया है, मोबाइल ऐप है ये क्या करेगा, जो निवेशक हैं उनको सिक्योरिटी मार्केट के बारे में शिक्षित करेगा। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि नए नए लोग जाते हैं शेयर मार्केट में, पहले दिन प्रॉफिट हो गया, सोचते ही नहीं है कि ये कुछ हो सकता है क्या, दूसरे दिन फिर से और एक्स्ट्रा पैसे लगा देते हैं उसमें, तो इसकी वजह से उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो इन सब की जो बेसिक एजुकेशन है वो सारथी ऐप के माध्यम से कौन देगा, सेबी देगा। दो तीन योजनाएं और हैं, उनको और देख लेते हैं फटाफट। देखिए पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना हर वक्त चर्चा में रहती है। इसके अंदर कुसुम का यदि फुल फॉर्म देखें तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है। कुसुम के अंदर पीएम कुसुम योजना में ए, बी और सी तीन कंपोनेंट हैं। इन तीनों को अलग अलग याद कर लेना है अच्छे से कि कौन से कंपोनेंट में क्या है, ये आपकी मतलब एकदम ड्यूटी है अच्छे से इनको याद रखना। देखिए कुसुम ए कंपोनेंट के अंदर लक्ष्य रखा गया है 10,000 मेगावाट का। इसमें क्या होगा, भूमि स्थापित ग्रिड कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग जगह पे लैंड एरिया में सौर ऊर्जा उत्पादन करने के छोटे छोटे प्लांट्स लगाना। इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी लगा सकता है अनुमति लेकर के, फिर उसको उस प्लांट से जो सौर ऊर्जा होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा, और बदले में गवर्नमेंट क्या देगी, उनको पैसा देगी प्रति यूनिट। तो वो जो कंपोनेंट है वो यानी कि भूमि पर स्थापित ग्रिड कनेक्टेड अक्षय ऊर्जा प्लांट लगाना, ये कुसुम ए का कंपोनेंट है। कुसुम बी कंपोनेंट में है 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना करना। जो किसानों के वाटर पंप होते हैं उनको किससे कनेक्ट करना है, सोलर एनर्जी से, यानी कि वो सोलर एनर्जी से चालित ऐसे 20 लाख जो आपके वाटर पंप हैं उनको स्थापित करना, ताकि किसानों की जो नॉर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। सी कंपोनेंट में है ग्रिड से जुड़े 15 लाख कृषि पंपों का सौरीकरण। इसमें तो क्या होगा, एकदम जीरो लेवल से नया ही सेट लगाया जाएगा, नया ट्यूबवेल, नया पूरा वाटर पंप का सेट होगा, कंप्लीटली नई चीज होगी। सी कंपोनेंट में जो पहले से स्थापित है और नॉर्मल ग्रिड से कनेक्ट होकर के बिजली ले रहे थे, अब उन वाटर पंप सेट्स का क्या कर दिया जाएगा, सोलराइजेशन कर दिया जाएगा, सौरीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि वो ग्रिड से बिजली न लेकर के उसमें सिर्फ सोलर एनर्जी का इनपुट डालना है। यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली एक नई चीज स्थापित करने से संबंधित। इन बी और सी के अंदर यही डिफरेंस है, यानी कि कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति एक्स है, उसको बिल्कुल उसके खेत में कोई कुआं ट्यूबवेल कुछ भी नहीं है और उसको ट्यूबवेल लगाना है, तो बी कंपोनेंट में वो आएगा जो बिल्कुल ट्यूबवेल लगा भी रहा है नया और उसको सौर ऊर्जा के रूप में ही शुरू से स्टार्ट कर रहा है। और इसमें यदि कोई पर्सन सी है तो वो क्या कर रहा है, उसके पास पहले से ट्यूबवेल था, उसके अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की प्रयोग में ले रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप उस इलेक्ट्रिसिटी को ना लेकर के अपने यहाँ पे सोलर पैनल लगा लीजिए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रयोग में लीजिए। कुसुम ए जो है वो अभी चर्चा में है क्योंकि टोटल 12 प्लांट लगे हैं जनवरी 2022 तक, जिसमें से पूरे भारत के अंदर राजस्थान में 11 लगे और एक हिमाचल प्रदेश में लगा है। तो राजस्थान के अंदर इसमें फिर से आगे हैं। इसमें कुसुम ए कंपोनेंट में 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का प्लांट लग सकता है, यानी कि डिपेंड करता है कि आपके पास में स्पेस कितना है, कौन कितना लगाना चाहता है। तो 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक का प्लांट लगा सकते हैं। उसको कनेक्ट कर सकते हैं 33 या 11 केवी की सबस्टेशन से, और ये जो सबस्टेशन होगा उसके 5 किलोमीटर के दायरे में ये प्लांट लग सकता है। 5 किलोमीटर की जो सर्किल का रेडियस बना दो सबस्टेशन के आसपास, वहां पे ऐसा जो है कुसुम ए कंपोनेंट का प्लांट लगा देंगे 500 केवी से किलोवाट से 2 मेगावाट तक का, और फिर इससे आप एनर्जी को किसमें कर सकते हो, सब स्टेशन के अंदर आप बेच सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। इट इज काइंड ऑफ बिजनेस।
सोलर एनर्जी का बिजनेस हो गया, मेरे पास खाली लैंड पड़ी थी, मैंने वहां पे सोलर प्लांट लगा दिया, उस लैंड का कहीं पे प्रयोग नहीं हो रहा था। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई पैरेलल बिजनेस चल रहा है, उसको खेती करनी नहीं है, तो वो अपनी जमीन पे सोलर प्लांट लगा देगा और वहां से प्रोड्यूस होने वाली बिजली को सब स्टेशन को वो बेच रहा है, तो एक काइंड ऑफ खेती ही हो गई उसकी जमीन की ये। और ये जो यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो 3.14 रुपए के प्रति दर से डिस्कॉम खरीदता है। इसमें साथ में एक ये भी प्रावधान होता है कि ये प्लांट लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बिल्कुल लोवेस्ट रेट पे जो इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज दर होती है, उस पे लोन देता है। तो वो लोन भी उस व्यक्ति को खुद से नहीं चुकाना होता, वो क्या करता है, जो ये डिस्कॉम होता है जो उससे खरीद रहा है, मान लीजिए कि डिस्कॉम ने उससे 5,000 यूनिट बिजली खरीदी, 5,000 यूनिट को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करके जितने पैसे बनेंगे उसमें से लोन की किस्त पहले डिस्कॉम खुद चुका देगा और बाकी बचे हुए पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ये सिस्टम इसमें चलता है। डन। अब आती है नेक्स्ट आपकी एक मुश्त समझौता योजना। ये राज्य के सहकारिता विभाग के द्वारा कोऑपरेटिव जो फेडरेशन है उसके द्वारा चलाई हुई योजना है। कुछ नहीं है इसमें, जो किसानों के पहले से चले आ रहे लोन थे, बैड लोन्स थे जो चुका नहीं पा रहे थे या फिर उनकी इंटरेस्ट को नहीं चुका पा रहे थे, उनके लिए एक प्रकार की रियायत है, एक प्रकार की सुविधा है कोविड के बाद में कि किसानों की एक तो ऋण की दर को इसमें कम किया गया है। और बैड लोन का मतलब क्या होता है, अवधि पार, जो 2 साल में चुकाना चाहिए था वो नहीं चुकाया है, 2 साल में 3 साल भी हो गए हैं, दंडनीय ब्याज ऋण इसके ऊपर चल रहा हो, इस प्रकार के जो लोन होंगे उनसे राहत देना किसमें आता है, समझौता योजना में आता है। अब यहाँ पे इसको इंक्लूड करने का उद्देश्य यही था कि इसके नाम से इस योजना के अंदर क्या कंपोनेंट उसका पता नहीं चलता कि समझौता योजना किससे संबंधित हो सकती है। तो समझौता योजना किसानों को जो कृषि के ऋण हैं उनसे राहत देने से संबंधित है, ये दिमाग में रखना है आपको। सजग ग्राम योजना, सजग ग्राम योजना जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक नवाचार किया गया है। इसके तहत 51 गांवों को, 51 जो विलेजेज हैं उनको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी ने अडॉप्ट किया है और वहां पर लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाएगी कि किस तरीके से भ्रष्टाचार जो होता है वो बिल्कुल बेसिक यूनिट से शुरू होता है, गांव से शुरू होता है। पटवारी है आपका, जो मान लीजिए कि लोन की फाइल होती है उसको सैंक्शन करने के लिए 500 रुपये मांगता है, कभी गांव में कोई विकास कार्य के तहत उसके कार्य आया हुआ होता है उसको सैंक्शन करने के लिए वीडियो मांगता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ये कहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल बेसिक यूनिट से शुरू होता है। हाँ, तो यहाँ पे इस चीज को 51 गांवों को गोद लेकर के ये क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे कि आप किस तरीके से भ्रष्टाचार रोक सकते हो। ये एक तरीके का नवाचार है, कितना सफल होता है उसके बाद में इसको आगे कैरी ऑन किया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीणों व प्रशासन के मध्य समन्वय स्थापित करना और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जो समन्वय की जरूरत होती है, जैसे कि योजना क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनना आ गया, ग्रामीणों को सबसे पहले तो ये जानकारी ही नहीं होती है कि उनके गांव में कितने ऐसे मकान बनाए जाने हैं, नहीं होती है इसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली, वो सरपंच या वीडियो के पास में ही होती है कि कितने बनाए जाने हैं। वो कागजों में मकान बन जाते हैं, रियलिटी में वो बनते नहीं है। तो सबसे पहले तो एसीबी यही सिखाएगा कि ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसमें आप पूरा ब्यौरा मांगिए कि कितना प्रशासन के तौर पे कार्य आया हुआ है। दूसरा, किस किस को एलिजिबल माना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो योग्य व्यक्ति होता है उसको तो वो मिलता नहीं है और दूसरे अपने चहेते को वो योजना के तहत लाभ दिलवा दिया जाता है। तो इस प्रकार की पहल की जाएगी। तीसरा, इसमें क्या किया जाएगा कि आजकल हर चीज के क्या होते हैं, छोटे वीडियोज बहुत इफेक्टिव होते हैं, इसको व्हाट्सएप या ज्ञान बोलते हैं।
ठीक है। तो व्हाट्सएप पे ऐसे छोटे छोटे क्या किए जाते हैं, वीडियोस बना करके जागरूक किया जाएगा कि अगर इस प्रकार से आपके जो अधिकार हैं उनके प्रति आप किस प्रकार से उनसे सजग रह करके अपने अधिकारों को ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना, ये 2021 की योजना है जो कि लागू 2022 से की जा रही है, बजट 2022 से लागू की जा रही है। इसे घोषित किया गया था दिसंबर 2021 में। मुख्य प्रावधान है सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत अलाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनका उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। ऐसी संस्थाओं को क्या करेगी सरकार, इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के शुल्क से छूट देगी ताकि वो सामाजिक जो समाज सेवा के क्षेत्र में और बेहतर तरीके से योगदान दे सकें। अब समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे, जो विमंदित बालक हैं, अपंग हैं या फिर अनाथ हैं, निराश्रित हैं, परित्यक्ता विधवा महिलाएं या फिर हिंसा से पीड़ित हैं, उन सब के रिहेबिलिटेशन यानी कि उनको फिर से पुनर्वासित करने के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं काम कर रही होती हैं, जैसे कि नया सवेरा हो गई और अक्षय पात्र है, वो भी क्या करता है, समाज सेवा के लिए कार्य करता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सरकार अपनी तरफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है इस योजना के माध्यम से। और जो कुछ शुल्क लग रहे होते हैं, जैसे कि भू परिवर्तन दर होती है, यानी कि मान लीजिए कोई भी एक एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ए है, ये क्या करना चाहता है, अपंग बच्चों के लिए एक हॉस्टल खोलना चाहता है। तो जो व्यक्ति समाज सेवा के तहत ये हॉस्टल खोलना चाहता है, वो क्या करेगा, अपनी खेत की जमीन के एक हिस्से पे ये हॉस्टल खोलना चाहता है। तो आप लोगों को पता हो, कोई भी कृषि भूमि जो होती है, उसका कृषि भूमि के अलावा कोई अन्य उपयोग करना होता है तो उसकी एक भू परिवर्तन दर लगती है। वो 5% से लेकर के 10% तक कुछ भी हो सकती है उस जमीन की जितनी कीमत है। और ये कौन वसूलता है, ये कलेक्टर वसूलते हैं। तो यहाँ पे सरकार क्या करेगी कि भू परिवर्तन दर से उसको छूट दे दी कि आप समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, आपको ये शुल्क देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के डिफरेंट जो इंसेंटिव्स हैं वो सरकार इस योजना के माध्यम से इन ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचाएगी। बेसिक सर्विसेज और अर्बन शुल्क, जो अर्बन पुअर हैं, जो भीख मांगने वाले होते हैं। अभी लास्ट ईयर ही जो राजस्थान पुलिस ने, जो राजस्थान पुलिस में भी पर्टिकुलरली जो जयपुर का कमिश्नरेट है, इन्होंने एक अभियान चलाया था कि जितने भी जयपुर में भिखारी हैं उन सबको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको कुछ काम धंधा सिखाया जाए, उनको भिखारी वाले पैसे से निकाला जाए। तो इस प्रकार के जो जितने भी इनिशिएटिव हैं वो किसी संस्थाओं के माध्यम से ही किए जाते हैं और उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना, विभिन्न प्रकार के शुल्क से छूट देना, वो आता है सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम करेंगे, फरवरी का करेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।